तो आज हम एक नया विषय लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। वेद विज्ञान का समन्वय अध्ययन ये हमारा विषय रहेगा। और अभी अभी हम देख सकते हैं, भारत की आध्यात्मिक राजधानी में प्रवेश करते हुए, भारत की ज्ञान की नगरी कहा जाता है इसे, मन में हजारों लाखों प्रश्न लेकर हम यहां आते हैं और मोक्ष जिस पर दुनिया रिसर्च करके हार चुकी है, उस प्रश्न का उत्तर भारत देता है। भारत की आध्यात्मिक राजधानी वाराणसी में हम लोग प्रवेश करते हुए, और आज हम वाराणसी के एक आश्रम में जाएंगे, आनंद वन, जो शहर से करीबन 12 किलोमीटर दूर है। वाराणसी के दक्षिण में अगर हम जाते हैं तो हमें आपादापी से दूर छोटी सी नदी, अभी एक छोटा सा स्वरूप रह गया उसका, अस्सी नदी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आसी नदी है ये। और इस समय इसका एक छोटा सा रूप ही हमें नजर आता है। और अगर हम उत्तर में जाते हैं तो वरुणा नदी, इसका जीर्णोद्धार इस समय चल रहा है बहुत तेजी से, और इन्हीं दोनों के नाम पर इस शहर का नाम पड़ा। और वामन पुराण के अनुसार ये आदि पुरुष से पैदा हुई दोनों नदियां। और हम कई अलग अलग विषय पर चर्चा करेंगे और हमें जरूर इसको जानकर रहेंगे कि मोक्ष जिस तक विश्व की पहुंच नहीं हो पाई, भारत कैसे इस विषय को बड़े अच्छे ढंग से, प्रभावी ढंग से इस पर रिसर्च कर पाया। यहां हजारों लाखों ऐसे प्रश्न हैं वाराणसी, भारत की ज्ञान नगरी में, जिसका उत्तर कभी साधारण शब्दों में दे पाना या असाधारण शब्दों में दे पाना भी असंभव सा प्रतीत होता है। मैं कभी चाहे कितने लॉजिक लगाकर, कितने ही तरीके लगाकर उनका कोई अर्थ निकालूं, ये क्यों है, क्या है, तब क्या है, बड़ा मुश्किल है इसका प्रश्न, इसका उत्तर दे पाना। और यही विषय बार बार सदियों से दुनिया को भारत की तरफ खींचता रहा है। और जब कभी भी आध्यात्म की बात होती है, अपने आप को जानने की बात होती है, मोक्ष की बात होती है, तो जो सबसे बड़े गौरव से नाम आता है शहर जो है वाराणसी। वाराणसी के उत्तर में वरुणा नदी है और वाराणसी के दक्षिण में अस्सी, और इसी वरुणा अस्सी से वरुणा वाराणसी बना। और हम इसी वाराणसी के वरुणा नदी के तीर पर हम जाएंगे, आज आपको लेकर चलेंगे। हमने वाराणसी के कई महानुभावों से चर्चा की, जिन्होंने हमें बताया अगर आपको वेद विज्ञान के समन्वय अध्ययन को देखना है तो आपको आनंद वन जाना होगा। आप इंटरनेट पे भी ढूंढ सकते हैं, आसानी से गूगल पर आप जाएं, आपको आनंद वन भक्त समुदाय मिल जाएगा। हम लोग यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए आनंद वन की यात्रा में। अभी आनंद वन पहुंचे हैं, गुरुजी से कुछ चर्चा करने के लिए आनंद वन के बारे में। और जिस प्रकार से हमें जानकारी मिली है, वाराणसी में कई ऐसे वेद के विद्वान हैं जिन्होंने कहा कि वेद और विज्ञान में जो समन्वय है उनका अध्ययन यहाँ चल रहा है। हम यहाँ जानकारी लेने वाले हैं और बात करेंगे, अगर हमें इजाज़त मिलेगी गुरुजी से बात करेंगे और उनके जो शिष्य हैं उनसे अलग अलग बात करेंगे। यहाँ पर गौशाला है, जैसे अश्व हैं, सोलर पैनल भी है, कई ऐसे अलग अलग विषय हैं, वो सारे विषय हम कवर करने वाले, हम चर्चा भी करेंगे गुरुजी के साथ, उनके शिष्यों के साथ। तो शुरू करते हैं अपनी यात्रा को। महाराज जी नमो नारायण। ओम। तो महाराज जी ओम हम पानीपत हरियाणा से आए हैं और कुछ प्रश्नों पे आपका। आप तो पानी कुरुक्षेत्र से आए हो। जी महाराज जी। हाँ, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र और आपकी सरस्वती यात्रा के बारे में हमने पढ़ा था माता जी। जो तो साधना का विषय होता है जी महाराज जी, वो तो साधना ही करनी जी पड़ेगी जी। ये मनुष्य जीवन जो है जी वो हमेशा से ही
साधना कर्म भूमि है ये। जी 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 उसी का नाम कुरुक्षेत्र है। जी ये जो कुरुक्षेत्रम वै देवानां देवयजनम जी सर्वेषां भूतानां जी। ब्रह्म सदनम। क्या जी। कहा है? कुरुक्षेत्रम। कुरु यानी करने के लिए, ठीक है। तो एक तो कुरुक्षेत्र है जो भौगोलिक कुरुक्षेत्र, जो वेद की, हाँ, कुरु से कौरव बने, जी पर वो कुरुक्षेत्रम वो है जहाँ पर कर्म होता जो वेदों के जो प्रवचन हुए, जी जो महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यास ने अपने 4 शिष्यों को 4 वेद अलग अलग बांट करके पढ़ाए, जी ये घटना प्रक्रिया जो है वो सारी सरस्वती के किनारे, वो भौगोलिक कुरुक्षेत्र कह सकते हैं, जी ठीक है। जी परंतु आगे चल कर के वेदों में एक जाबालोपनिषद नाम का ग्रंथ है। जी वो एक शुक्ल यजुर्वेद की जाबाल शाखा है, जी महाराज जी उसी का वो एक हिस्सा है। जी महाराज जी। यद्यपि वो शाखा अब उत्सन्न हो गई, यानी अब पठन पाठन में नहीं है। नहीं है, जी फिर भी प्रमाणभूत है वो ग्रंथ। जी उसका ब्रह्मसूत्र में भी उल्लेख आया है। जी महाराज जी। और इस कारण से हम ये निश्चित कह सकते हैं कि वो मूल वैदिक ग्रंथ है। जी महाराज उसमें क्या कहा? जी यदनु कुरुक्षेत्रं देवानां देवयजनं सर्वेषां भूतानां ब्रह्म सदनम अविमुक्तम वै कुरुक्षेत्रम। तो वहां उन्होंने कुरुक्षेत्र को किससे जोड़ा? अविमुक्त से। अविमुक्तम। और अविमुक्त की व्याख्या करते हुए वहां पर उन्होंने भ्रुवोर घ्राणस्य च या संधि, ऐसा स्पष्ट रूप से कहा। जी भ्रुवो हो घ्राणस्य च या संधि। संधि, समझ रहे हो बच्चों? जी तो वहां पर उन्होंने कुरुक्षेत्रम किसको कहा? जी शरीर को कहा, जी हाँ? क्योंकि शरीर से हम कर्म करते हैं। जी महाराज जी। तो चूंकि वेद में आदेश दिया है कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेत शतक समाहा, यानी यदि जीने की इच्छा हो जी महाराज जी। तो कर्म करके ही जीना चाहिए। जी और कर्म का क्या अर्थ है? जी जी तो गीता में स्पष्ट रूप से समझाया इस बात को जी कि यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र जी लोकोऽयं कर्म बंधनः। जी अर्थात जी यज्ञ के लिए जो कर्म किया जाता है जी वही इस संसार में छुड़ाने वाला है। जी शेष सारी जो चेष्टाएं हैं, जी है ना, जी। वो बांधने वाली है। अच्छा महाराज जी, बड़ा एक कठिन मन में प्रश्न आ रहा है कि भारत सरकार को भी कई सेवाएं देते हैं, फौज में भी कार्यरत हैं, अगर वो इस प्रकार का जीवन शैली करते हैं तो कितना उपयुक्त रहेगा? क्या आदर्श स्थिति को पाना सबके लिए संभव है? अरे सुनो ना, अभी तो हमने अभी यज्ञ क्या है, जी यज्ञ के लिए कर्म क्या है, जी इस बात को समझना बड़ा आवश्यक है। जी तो जो जिस प्रकार का जन्म भगवान ने उसको दिया, जी महाराज जी। उसके अनुसार उसका स्वधर्म निश्चित होता है। जी और गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः जी महाराज जी। परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः जी परधर्मो भयावह। जी अपने धर्म का आचरण करना ही मंगलमय है, चाहे उसमें मृत्यु आ जाए। इस धर्म से हिंदू मुस्लिम का कोई इसका नहीं कोई नहीं नहीं नहीं, हिंदू मुस्लिम तो ये तो मनुष्यकृत संज्ञा है, ये तो बहुत ही बालिश संज्ञा तो है। इस धर्म का क्या अर्थ है महाराज तो जी? स्वधर्म, स्वधर्म यानी स्वधर्म यानी जिसको आचरण करने से मनुष्य ये खास करके मनुष्य के लिए है, ये जी मनुष्य का अधिकार है धर्म में। जी तो मनुष्य जिसको आचरण करने से अपने ये जो जन्म जो पाया था जी उससे उन्नत जन्म को प्राप्त कर सकता है, उससे जी। उन्नति करे, वो धर्म है। जी जी जी। तो स्वधर्म वो है जो उसको आगे उठाएगा, आगे उठाएगा। निरहंकार भाव से। जी निरहंकार बड़ा महत्व का है ये। जी मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, ये दोनों ही अहंकार है। जी मैं अपने आप को छोटा जन्म का मानूं या अपने आप को बड़ा जन्म का मानूं, दोनों में ही मैं ईश्वर का अपमान कर रहा हूँ। हाँ, ईश्वर के न्याय को मैं अस्वीकार कर रहा हूँ। छोटा भी नहीं मानना महाराज जी। छोटा भी नहीं मान सकते, क्योंकि ईश्वर ने जो किया उसको अनुचित मानने वाला मनुष्य जो है मूढ़ है। हाँ 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 क्योंकि उचित अनुचित का निर्णय ही तो ईश्वर हाँ। के साक्षात ईश्वर ही तो उसका निर्णायक है। जी जी महाराज जी। हाँ, उसको ऐसा क्या है, एष सेतुर्विधरणः येषां लोकानां
जी। असंभेदाय वेद में कहा है जी महाराज कि ये ईश्वर ही तो ये सब व्यवस्था को बनाए रखा है। जी। जी महाराज जी। जो लोग सोचते हैं कि ईश्वर सम है सर्वत्र इसीलिए कोई व्यवस्था नहीं बननी चाहिए, जी वो अत्यंत मूढ़ लोग हैं। जी 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 तो व्यवस्था, जी। अब उसके आधार पे सबके अपने अपने कर्म जो है वो निर्धारित हो जाते हैं। जी कोई सेवा करता है, जी कोई रक्षा करता है, जी कोई धर्म के जो साक्षात ये धर्म का जो प्रवचन हम कर रहे हैं जी। उसी को साक्षात्कार करता है, हाँ उसी को अध्ययन करके उसमें जो समय समय पे होने वाली जी महाराज। जो उसकी जो व्याख्याएं हैं जी महाराज जी। आवश्यक होती है वो, जी क्योंकि बदलते हुए परिवेश में न बदलने वाला धर्म, आप समझ सकते हैं पहिया घूम रहा है, जी जी हैं? जी जी। पहिया घूम रहा है और क्या नहीं घूमना है, धुरी। जो एक धुरी जो है जी और उसके ऊपर जो मान लो आपने बैलगाड़ी रखी हुई जी है, जी जी तो पहिया घूम रहा है, बैलगाड़ी को स्थिर रहना है, जी कैसे होगा? तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? कोई ऐसा ज्वाइंट बनाना पड़ेगा कि नहीं? जी 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 फ्रिक्शनलेस ज्वाइंट बनाना पड़ेगा। जी महाराज जी। तो संसार निरंतर परिवर्तन हो रहा है इसमें, जी महाराज जी। इस प्रकृति में निरंतर जो है मनुष्य आदि भी तो क्या अन्य भी जो है ऋतुओं में भी परिवर्तन आता है, जी आकाश में भी परिवर्तन आता है, हमने सिद्ध जी। हमने देख लिया है इस बात को। जी जी तो इससे जो है वर्तमान में जो वेद वाक्य है जी जो महाराज। अंतिम प्रवचन के रूप में है जी जी वो भी काल सापेक्ष हो जाते हैं। जी ऐसा होते हुए कौन करेगा उसकी जी कालोचित व्याख्या, देश कालोचित व्याख्या कौन करेगा उसकी? जी तो देश कालोचित व्याख्या का हमारा ये प्रयत्न है। जी इससे हम वेद को जो है जी महाराज। वेद को आज के युग में भी कालबाह्य नहीं होने देंगे। जी जी और विज्ञान, जी विज्ञान तो जो अपनी मूढ़ कुछ मर्यादा खुद ही बना के रखा है जो कि विज्ञान की स्वयं नहीं होनी चाहिए थी, जी महाराज जी। पर ऐसा मान लेना कि मैं तो हूं ही नहीं, जी जी अपने आप को अस्वीकार करके जी केवल ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड मान करके जी महाराज ये जी। सारा विज्ञान प्रवृत्त हो रहा है। आप तो जानते हैं, आप तो इंजीनियरिंग के छात्र रहे हैं, मैंने जी सुना है। जी महाराज जी। तो आपको पता है कि इस विज्ञान में क्या मर्यादा बना रखी है जी महाराज जी। कि बस ये जो दिख रहा है विश्व जी व्यक्ताव्यक्त, जी उसको परमाणुओं से और उसमें क्या वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, जी महाराज बस यहीं से मूल ढूंढने का अट्टहास कर रहे हैं वो। जी उसमें किसका अस्वीकार हो रहा है पता है? जी उसमें हम खुद ही अपने आप को भ्रांति मान लेते हैं। जी कहाँ तो वेदांत शास्त्र है जिसमें नव्य वेदांत शास्त्र में जी जगत को भ्रांति माना, जी महाराज जी। और यहाँ तो ये महापुरुष है जी तो तथाकथित विज्ञान के लट्टू, जी महाराज वो क्या सोच रहे हैं जी। जी कि हम खुद भ्रांति है, हाँ जगत तो सत्य है जी। और हम सब भ्रांति है। भ्रांति है। बताओ जी जी ऐसे भ्रांत पुरुषों का क्या होने वाला है? जी जी तो ऐसे विज्ञान से पढ़ करके यदि हम भारतीय भी उसके पीछे चलेंगे जी महाराज जी। तब तो महा अनर्थ होगा। हाँ महाराज जी, इसका बहुत लंबा ही चल सकता है वेदांत का। अंत में आपसे एक ये पूछना चाहेंगे कि एक आम नागरिक के लिए, भारत का जैसे नागरिक कहें, उसके लिए आपका कोई ऐसा संदेश जिसका, क्योंकि सबको इसका ज्ञान नहीं है, जो आपको जो आपने बताया भारत में करीब 90% या कहीं दुनिया में करीब 90% से ज़्यादा या कहीं और ज़्यादा परसेंटेज है जिनको ज्ञान नहीं है, तो उसका कौन मतलब भारत सरकार निर्धारित करे? आप जो कह रहे हैं जी महाराज जी। जो जिसको तो ज्ञान नहीं है जी महाराज जी। और जो ज्ञान के लिए यत्न नहीं करता जी उसका तो अनर्थ होना ही होना है। जी महाराज जी। अनर्थम अपिरुच्छेद, भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में जी कहा कि जो जानने के लिए यत्न भी नहीं करेगा जी है। जी महाराज जी। और गीता में भी कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितो जी ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुम इहारसि। जी शास्त्र को पहले जानना चाहिए जी और फिर कर्म करना चाहिए। जी अब शास्त्र को आप जानने के लिए यत्न ही नहीं करेंगे और कह दे कि हमारा कल्याण होना चाहिए, जी जी हम भद्र को प्राप्त करें, हम सुख को प्राप्त करें, तो ऐसा संभव नहीं है। जी जी यदा चर्मवदाकाशम वेष्टयिष्यन्ति मानवाः जी तदा देवम विज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति। माने हम ऐसा जी जी ऐसा श्वेताश्वतर उपनिषद में ऐसा घोष किया है क्या जी कि जब यदि आकाश को चर्म से ढक लोगे जी तब इस देव को जाने बिना जी दुख का अंत होगा। इसलिए यदि दुख का अंत हम चाहते हैं, भारत यदि जी। परम वैभव को प्राप्त करना चाहता है जी महाराज जी। तो उसे इस वेद और विज्ञान के समन्वय को करना होगा। जी
और जो छोटा सा यत्न हम यहाँ पर श्री आनंदवन के माध्यम से कर रहे हैं, जी इस प्रकार के यत्न सर्वत्र होने होंगे। जी जी जो पुरुष जहाँ पर है उसी को, और फिर ज्योत से ज्योत जलती है। जी जी आप आइए, आपका सबका स्वागत है। जी महाराज जी। ये ब्रह्मचारी है। जी महाराज जी। हाँ, महाराज जी इस बहुत प्रकार बहुत से। धन्यवाद। अभी हम बात करने वाले हैं आनंदवन के पूर्व विद्यार्थी हैं जो इन्होंने वेदाध्ययन किया है यहाँ, रवि जी से। दूध निकालने में व्यस्त हैं। नमस्कार रवि जी। नमस्कार भैया। तो आपके बारे में हमने महाराज जी से जानकारी ली, यहाँ के संस्थापक आनंदवन के, तो बड़ा अच्छा लगा आपको देखकर। आप गौ सेवा में लगे हुए हैं, तो अपने बारे में आप रवि जी थोड़ा बताइए। आप कैसे कब जुड़े यहाँ आनंदवन के जो विचारधारा उसके साथ? हमारा उपनयन 2006 में हुआ था। जी जी उसके बाद से हम महाराज जी के पास, पहले हम करनाली में सीखे। जी 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 करनाली में हमारा अध्ययन हुआ थोड़ा। जी, उसके जी। बाद हम महाराज जी के साथ ही जी उत्तरकाशी ये सब करना, उत्तरकाशी ये सब वहाँ भी हम सीखे। जी उसके बाद हमारा यहाँ काशी वास्ते का महाराज जी का निर्णय था। जी 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 इसलिए हमारे पिताजी ने यहाँ उनके साथ मिलकर, जी। उनके सहयोगी जो भी थे उनके साथ मिलकर उन्हें ज़मीन ली। बहुत बढ़िया बहुत तो बढ़िया। हम यहाँ रह रहे हैं जी तब जी से। जी 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 उसके बाद हमने 10th की हाँ जी NIOS से। जी उसके बाद हमने 12th आंध्र प्रदेश में हमने किया, जी जी आंध्रा बोर्ड से। जी जी। उसके बाद हम तो रवि जी 12th आपने यहाँ से जब किया तो आपने 10वीं के पहले तो आप स्कूल गए नहीं, तो आपको मैथ साइंस हो ये सब समझने में दिक्कत नहीं हुई आगे कभी? दिक्कत तो बहुत हुई, पर महाराज जी की कृपा है, जी, उन्होंने जी। हमको सिखाया। जी, जी। हमारे पिताजी भी थे, उन्होंने भी हमको सिखाया। जी जी हमको वैसे तो 10वीं में कम मार्क आए, तभी भी हम सीख सके उसमें, उस लाइन में हम जा सके वैसे। जी जी जी। तो अब हम नीट लेने के बाद हम अब आयुर्वेदा सीख रहे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कहाँ से कर रहे हैं आयुर्वेद आप? चेन्नई से। चेन्नई से। अच्छा, आयुर्वेद में क्या कर रहे हैं आप? आयुर्वेद में हम पहले UG कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट। जी जी अभी हमारा तीसरा वर्ष चल रहा है। जी जी। तो इसको क्या बोलते हैं? BAMS। हाँ BMS, आयुर्वेदिक डॉक्टर जैसे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आपके बारे में हमने सुना आपको आयुर्वेदिक का भी काफ़ी जानकारी है। तो जानकारी हम हाँ, मिल रहा तो हमको। वनस्पति के बारे में हम आपसे थोड़ी देर में पूछते हैं। ठीक है, चलते हैं। हमें वनस्पतियों के बारे में बताने वाले हैं। जैसे अभी इन्होंने बताया कि ये BMS कर रहे हैं, तो रवि जी थोड़ा बताइए हमें आश्रम में कौन कौन से पौधे लगाए हुए हैं अभी? हमने पहले इस साल 500 पौधे लगाए हैं। जी। इसमें काफ़ी सारे यज्ञ वृक्ष हैं, जी। काफ़ी सारे फल वृक्ष हैं। जी जी तो इसमें से हम दिखाएंगे। पहले ये है जी। यज्ञ वृक्ष, हमारा शमी है। अच्छा, ये शमी है। इसको यज्ञ में समिधा और इसमें उपयोग किया जाता है। अच्छा, ये सब आप लोगों ने लगाए हैं? हाँ, हमने ये जाल वगैरह बांधा है? जाल हमने बनाया है। अच्छा अच्छा, आपने बनाया है। और ये वेल्डिंग वगैरह भी आपने की है? हाँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ये है अश्वत्थ। अश्वत्थ। इसका भी समिधा, इसमें वो यज्ञ में इसका ये उपयोग होता है। जी जी जी। और ये क्षीरी वृक्ष है क्षीरी? आयुर्वेद के हिसाब से। क्षीरी तो मतलब? इसमें से दूध निकलता है। ओह, बहुत ये बढ़िया। क्षीरी वृक्ष है। जी जी जी। और वो पंछियाना है। पंछियाना। वो फास्ट ग्रोइंग पेड़ है। जी जी जी। वो गाय के लिए छाया देने के लिए हमने ये यहाँ उगाया है। अच्छा अच्छा, छाया के लिए होता है, जल्दी जल्दी बढ़ जाता है। हाँ, जल्दी जल्दी बढ़ जाता है और छाया के लिए बहुत बढ़िया। तो ये सब ज्ञान आपको कहाँ आश्रम में ही मिला? हाँ, थोड़ा आश्रम में मिला और थोड़ा हमारे कॉलेज में से। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और किस किस प्रकार के पौधे यहाँ रोपित किए गए हैं? जैसे है सागवान है। अच्छा, वो सागवान लकड़ियों के लिए काम आता है। लकड़ियों का काला बनता है। बहुत और बढ़िया। जैसे अमरूद है। हाँ हाँ हाँ, फल वो के सब लिए। फल के लिए। जी। आम है। जी ये सब हमने लगाए हैं। अच्छा, शीशम भी मैं देख रहा था, शीशम भी लगाया गया है। हाँ, शीशम भी लगाया हुआ है। जी जी। तो वो लकड़ी का मतलब आप क्या यहीं आश्रम में उपयोग करने वाले हैं या बाहर भी इसको देते हैं? नहीं, आश्रम के लिए ये सब। सब आश्रम के लिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये थे रवि, जिन्होंने यहीं से अपनी पढ़ाई पूरी की है। और इनका वेद की शिक्षा के साथ साथ आपने देख ही लिया, आयुर्वेद में बहुत अच्छा पकड़ है। गायों के बारे में इनका पूरा ज्ञान है। हमने काफ़ी इनके बारे में पूछा, इन्होंने काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी बताई। तो रवि जी धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो हम लोग प्रवेश करने वाले हैं इस समय आनंदवन के टूल रूम में या कहीं स्टोर रूम में। आपको दिखाते हैं यहाँ कौन कौन से यंत्र हैं जो ये विद्यार्थी या ब्रह्मचारी उपयोग करते हैं। आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर जैसे स्टोर रूम में वायर का है, तो बच्चों को सारा इलेक्ट्रिसिटी का भी ज्ञान है, इससे प्रतीत हो रहा है। कई प्रकार के यंत्र जो हमें भी पता नहीं है, हम काफ़ी मतलब अपने आप को रिसर्चर की दृष्टि से देख रहे हैं, फिर भी हमें ये इनका ज्ञान नहीं। कई ऐसे टूल रखे हैं जिसके बारे में हमें पूरी ज्ञान नहीं है। आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टूल रखे हुए हैं।
ये आपको दिख रहे होंगे ड्रिल मशीन भी यहाँ हमें दिख रही है, हथौड़ा है, छेनी है और प्लायर है, पेचकस है और ये स्प्रिंकलर बोलते हैं इसको या फाउंटेन जिसको कहते हैं। खेती करने का एक बहुत अच्छा तरीका है और बहुत यंत्र हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है, साफ साफ जाहिर होता है कि विद्यार्थी इसका उपयोग करते हैं। तो आइए आपको चलते हैं, बाहर ले चलते हैं। यहाँ शायद कुछ वेल्डिंग का काम भी चल रहा है, ये वेल्डिंग में लगे हैं ब्रह्मचारी। तो ये देखिए वेल्डिंग करते हुए, ये अश्व के लिए है शायद, जैसा हमारा अनुमान है। घोड़े को भोजन के लिए ऊंचा स्टैंड चाहिए, इसको बार बार झुकने में दिक्कत होती है। तो ये ब्रह्मचारी खुद ही इसको तैयार करते हुए आप देख सकते हैं सामने। ये बड़ी बड़ी वर्कशॉप में आपको मिलना मुश्किल होता है, ये वेल्डिंग खुद ही कर रहे हैं यहाँ पर। डिप्लोमा में, ITI में और इंजीनियरिंग की जो वर्कशॉप्स होती हैं वहाँ इस प्रकार की वेल्डिंग सिखाई जाती है। और यहाँ आनंद वन में भी ये वेल्डिंग करते हुए विद्यार्थी। और आप देख रहे होंगे साथ में बहुत ही यंत्र ऐसे लगे हुए हैं आपको छिड़काव के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, पेस्टिसाइड, उसके लिए भी आपको दिख रहा होगा वो मशीन टंगी हुई है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा इसको पास से दिखाएं। हाँ, ये मशीन है जो खेती में उपयोग होती है, जिसमें कई प्रकार के कीटाणुओं को नष्ट करने का द्रव डालकर उसका छिड़काव किया जाता है। और ये प्रातःकाल का समय है और माता जी यहाँ संगीत का पाठ करते हुए आप सुन रहे होंगे ध्वनि संगीत की। और विद्यार्थी अपने काम में व्यस्त, सुबह की पहली सूर्य की बेला से ही अपने काम में पूरी शिद्दत से, लगन से लग जाते हैं और आलस्य का कोई नामो निशान नहीं है यहाँ। तो आप लोगों को लेकर चलेंगे एक दूसरे सेक्शन में। धन्यवाद। तो इस समय यज्ञ का समय हुआ है, इस समय शायद महाराज जी यज्ञ में व्यस्त हैं। आइए बात करते हैं महाराज जी से। महाराज जी नमो नारायण। नारायण। माता जी नमो नारायण। तो महाराज जी आपने यज्ञ सुबह का पूरा कर दिया है, तो थोड़ा इसके बारे में महाराज जी, यज्ञ के महत्व के बारे में महाराज जी थोड़ा बताइए हमें कि यज्ञ का हमारे जीवन में क्या महत्व है, आधुनिक व्यक्ति इसको किस दृष्टि से देखना चाहिए और किस दृष्टि से वो लोग देख रहे हैं, थोड़ा बताइए महाराज जी इसके बारे में। ये जो आप देख रहे हैं अभी हम जो कर रहे हैं जी महाराज जी, इसको सायं प्रातः औपासन होम कहते हैं। जी। ये जो अग्नि है इसी से गृहस्थ जिसको हम बोलते हैं ना, जी वो एक आश्रम बन जाता है। जी इस यज्ञ के अनुष्ठान से जी, गृहस्थ जो है वो आश्रम। भोग का स्थान नहीं है, जी आश्रम है, कर्म का स्थान है। जी वहाँ हमें अपने जीवन को कृतार्थ करने की जो प्रक्रिया है जी, वो है यज्ञ। और उस यज्ञ का अनुष्ठान का ये मूलभूत साधन है। जी जी इसमें होता क्या है कि प्रत्येक घर में जी महाराज जिसका भी विवाह हो गया, जो भी दंपति, जो चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, जी। इन सभी दंपतियों को ये अनिवार्य है। जी विवाह से लेकर के ही इस अग्नि को सदैव अपने घर में प्रज्वलित रखने का विधान है, हमेशा के लिए महाराज। हमेशा के लिए, मरने तक। जी इसी अग्नि को ले जाकर के मरने की भी जो विधि होती है, अंत्येष्टि बोलते हैं, जी महाराज जी। वो भी एक यज्ञ है जिसमें इस शरीर को ही अंत में आहुति दे दिया जाता है। जी महाराज जी। तो विवाह से लेकर के अंत तक होने वाले, और फिर उसमें सब जो प्रजा संस्कार बोलते हैं उसको, जी यानी जो होने वाले जो बच्चे हैं, बालक है, बालिका है, उनके संस्कार भी, उपनयन तक के संस्कार इसी अग्नि पे किए जाते हैं। जी महाराज तो जी। समझ में आ गया? जी महाराज। इसको गृहाग्नि कहते हैं। इस पे ये जो अभी हमने जो अनुष्ठान किया वो सायं प्रातः औपासन होम का अनुष्ठान किया। आधुनिक जीवन में महाराज जी जैसे लोगों के यहाँ कुछ आजकल हवन का भी विधान है, वो तो बाहर से आते हैं, यज्ञ जलाते हैं, प्रज्वलित करते हैं, फिर उसको बंद कर देते हैं, वो अलग यज्ञ है। हाँ, वो चूंकि देश काल की परिस्थिति को देखते हुए कुछ आचार्यों ने ऐसा विचार किया कि ये जो आर्यों का जो सनातन धर्म है
जी इसको उन्होंने वो जो क्रिश्चियनों का जो संडे मास था, जी जी है ना, जी उसका अनुकरण करते हुए जी उसको कुछ ढाल लिया उन्होंने जी कि महाराज भाई हफ्ते हफ्ते में कुछ कर दिया करो। जी महाराज और रोज का भी घर में यदि होम करना है तो उसको ये इनकन्वीनियंट लगता है लोगों को। जी महाराज जी लोगों के घर होते हैं, फर्शी होती है, टाइल्स होती है, जी जी तो उनको वो वहाँ पर ऐसा मिट्टी के घर तो है नहीं, जी जी इतना अच्छा, धुआं ना- भी नहीं चलता। ना धुआं चलता है उनको, जी, जी, ना जी। इनकी इतनी ईंधन है उनके पास। जी तो इन सब बातों को देख करके परिवेश के अंतर से जी उन्होंने कुछ उसमें अडेप्टेशन जिसको लिए कर लिए हैं। जी हम ज़्यादा उस पचड़े में नहीं पड़ते हैं, जी हम तो जहाँ तक हो सका शास्त्र के विधान के अनुसार हम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये नित्य अग्नि है, जी महाराज इसकी नित्य परिचर्या सेवा हम करते हैं, सायं प्रातः होम होता है, यही हमारा देवस्थान है। जी और किसी देवता और जो लोग तो बहुत सारा देवघर होता है, उनमें देवी देवताओं को स्थापन करते हैं, लोग फोटो रख लेते हैं, जी अगरबत्ती जलाते हैं, तो ये सब प्रक्रिया है, एडेप्टेशंस जी है ना। तो वो अडेप्टेशंस में हम नहीं जाते हैं, तो हम लोग मूलभूत जो शास्त्र के अनुसार माता जी हम आपसे भी ये जानना चाहते हैं, जो अग्नि में समिधा वगैरह हैं या जैसे यहाँ दिख रहे हैं गोबर वगैरह हैं, ये इसका क्या महत्व है? अग्नि में गोबर का ही डाला जाए या गाय का गोबर ही चलेगा या किसी भी पशु का गोबर ऐसे चल सकता है? थोड़ा इसके बारे में आप बताइए माता जी। गोबर ये अग्नि चूंकि विवाह से लेकर के मरने तक संतत रखना है, जी ये बुझना नहीं चाहिए। जी अब इसे संतत कैसे रखा जाए, जी क्योंकि 24 घंटे और वो आज सुबह होम किया है जी तो सायंकाल के लिए इसमें अग्नि सुरक्षित रखने की व्यवस्था हमको करके रखनी होगी। जी अब हमारे पास ईंधन इतना पर्याप्त है नहीं, लकड़ियां जी 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 मूलतः तो कहीं गोबर से अग्नि की रक्षा की जाती है, जी ऐसा शास्त्र में नहीं है, ऐसा महाराज जी ने बताया है। जी 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 परंतु आज की परिस्थिति को देखते हुए हमारे पास इतनी लकड़ी नहीं है जी, कि जी। हम दिन रात जो है वो लकड़ी जला सकें। जी मैम, इसलिए हम क्या करते हैं कि गाय के गोबर के गोले बनाते हैं। बहुत बढ़िया, उसका यहाँ पर सदुपयोग आप- मतलब यहाँ गोबर आप का देख भी। रहे हैं ना? जी 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 ये जी आप देख सकते हैं, इस वाह, प्रकार के बहुत गोले बढ़िया। बना लेते हैं। जी जी माता जी और ये 2 गोले हम इस भस्म के अंदर ढक के रख देंगे जी 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 और ये फिर आग पकड़ लेंगे जी। और गोला एकदम मतलब लाल गोला हमको शाम को मिल जाएगा। तो ये धुआं बंद हो जाएगा उस समय, हाँ, धुआं बंद हो जाएगा इसको ना, ढक- इसको भस्म से हम ढक देंगे। ढक देंगे। अभी देखिए महाराज जी, अभी थोड़ी देर में उसको, अभी वैश्वदेव भी होगा। जी जी माता जी सुबह सायं प्रातः का होम होता है जी और भोजन बनने के बाद जी जो किया जाता है उसको वैश्वदेव कहते हैं। वैश्वदेव जी हाँ। जी जी तो उसके द्वारा अन्न जो है हमारा शुद्ध हो जाता है बहुत बढ़िया भोजन के लिए, हमारे भक्षण के लिए। जी तो देवताओं इत्यादि को देते हैं उसे। जी। और भी कई प्रकार की बलियां होती हैं। तो इस प्रकार से आप जो पूछ रहे थे, ये जी। गोबर, गाय का गोबर से बने हुए गोले हैं जी जी और इन गोलों में हम अग्नि को इसमें सुरक्षित रखने के लिए हम इसका प्रयोग अभी कर रहे हैं। ये भी एक वैकल्पिक व्यवस्था है। और माता जी एक व्यक्तिगत प्रश्न भी है, आपको इस जीवन में कभी कष्ट या ऐसा कुछ अनुभव नहीं हुआ? आपको ये सब अग्नि, जैसे आप बता रहे थे आधुनिक काल में घरों में अग्नि रहती है, तो आपका, मैं आपको एक महिला की दृष्टि से कहें या गृहिणी की दृष्टि से, तो आपको कभी ऐसा लगा नहीं कि इसमें, जैसे मैंने आप जाना पढ़ा आपके बारे में, आप भी आधुनिक शिक्षा व्यवस्था से निकल कर आए हैं, तो आपको कभी ऐसा लगा नहीं कि इसमें आपको कष्ट का अनुभव, ऐसा कभी ऐसा महसूस हुआ माता जी? सनत, मुझे ऐसा लगता है कि कष्ट तो प्रत्येक जीवन में है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई कष्ट नहीं है या उस जीवन में, आधुनिक जीवन में कोई कष्ट नहीं है। जी कष्ट तो दोनों में ही है ही। जी रही बात कि कष्टों को तो वहाँ भी सहन करना पड़ता है और यहाँ भी सहन करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि धुआं बहुत अच्छा लग रहा है, जी 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 है ना, या उससे कोई परेशानी नहीं हो रही है। परंतु आप पॉल्यूशन में भी तो धुआं सहन करते ही है ना। जी माता जी। तो माता जी, ये आपने कैसे किस तय किया है, मतलब इसका मापदंड क्या था कि आपने उस कष्ट को छोड़कर इष्ट कष्ट को चुना? हाँ, क्योंकि ये कष्ट कर्म करने के लिए आवश्यक है सहन करना। जी जी हाँ, शीतोष्ण हम वहाँ भी सहन करते हैं। जी। आप भी सुबह 5 बजे उठते हैं, पढ़ाई के लिए उठते हैं या नौकरी जाने के लिए उठते हैं। जी जी और यहाँ भी हम सुबह 5 बजे उठते हैं, परंतु अंतर यह है कि आप किसी अर्थ प्राप्ति के लिए करते हैं वो काम, जी माता जी। पैसे की प्राप्ति के लिए, प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए, जी। या हम देवताओं की संतुष्टि के लिए करते हैं, देवताओं को
प्रसन्न करने के लिए करते हैं। ये कष्ट हम देवताओं की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। जी जी। और किसी उनकी प्रसन्नता से ही हमें जो कुछ भी हमारी कामनाएं हैं वो हमारी सारी पूर्ण होंगी, ये हमें विश्वास है। और इसीलिए इस कष्ट को सहन करना ही पड़ेगा। जो भी हमें स्वधर्म में कष्ट पड़ता है जी जी उसको सहन करना ही तो धर्म है। ये सायं प्रातः उपासन होम था जी। इसमें हम ये जो आपको दिख रहा है ये धान है जी। ठीक है, इसको व्रीहि कहते हैं वेद में जी। तो इस व्रीहि की आहुति इसमें हम सायं प्रातः दो आहुति इसमें देते हैं। जी महाराज जी। और ये जो ईंधन आपको दिख रहा है काष्ठ है जी। तो इसको पहले हम इस अग्नि में डालते हैं, उस अग्नि प्रज्वलित करते हैं जी। फिर एक समित होती है जी। पतली लकड़ी जो है जी। उसको समित के रूप में हम देते हैं जी महाराज जी। और फिर उसके ऊपर ये जी। धान की आहुति है। जी महाराज जी। अब इतना सरल सा कर्म है, जी। ये करना क्यों है? जी। तो ये अग्नि ही हमारी प्रधान देवता है, गृहस्थाश्रम की प्रधान देवता ये गुरियाग्नि है। जी महाराज जी। और इस गुरियाग्नि में हम इस समस्त जो ये सारा संसार है जी। ये सारा संसार देवताओं के नियंत्रण में चल रहा है, ठीक है। जी महाराज जी। और ये मनुष्य जो है ये कर्मयोनि है। तो उसको गीता में क्या कहा कि देवान भावयता नेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। जी। अर्थात इन देवों को प्रसन्न करो यज्ञ के द्वारा, जी। तो देव प्रसन्न होकर के तुम्हें जो अभीष्ट जो साधन है जी। वो तुम्हें प्रदान करेंगे। तो आप उनको प्रसन्न करो, वो तुम्हें प्रसन्न करेंगे, ऐसा मतलब भावयत ऐसा करके जी। अर्थात आपके जीने का प्रबंध करेंगे, ठीक है, ये अभिप्राय। जी। तो सहयज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति, वैदिकों का ऐसा सिद्धांत है कि यज्ञ के साथ ही इस प्रजा को उत्पन्न करके प्रजापति ने उसको ये उपदेश दिया कि इस यज्ञ के माध्यम से तुम अपने जीवन को कृतार्थ करो। जी। आगे चल करके ये भी कहा उन्होंने कि यज्ञशिष्टा शनस्तंतः मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी भुंजते ते त्वघम पापाः ये पचन्त्यात्म कारणात्। अर्थात जो यज्ञ करके देवों को आहुति दे करके जो बचा हुआ अन्न खाते हैं जी। वो तो अमृतत्व की प्राप्ति करते हैं। और इससे विपरीत जो खुद अपने लिए ही खीर हलवा पूड़ी बना के खा लेते हैं जी, वो उन लोगों को आयुष्मान भव सोम देव शर्मान, तो ये भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारण, जो अपने ही लिए जी महाराज। खीर हलवा पूड़ी बना रहे हैं वो केवल पाप खा रहे हैं, ऐसा गीता में कहा गया। तो ये आर्य जीवन का ये सबसे बड़ा रहस्य है कि जो यज्ञ के लिए जीते हैं, जो यज्ञ के लिए सारी चेष्टाएं करते हैं जी, वो कर्म सब उनको छुड़ा देता है। और जो केवल भोग के लिए जीते हैं जी, उनको वो कर्म बांध देता है। तो ये बांधने वाला कर्म, छुड़ाने वाला कर्म, बस यही भेद है। इसको ये समझने का प्रयास कर रहे हैं खुद ही। ये महाराज जी यहाँ ऊखल और ये रखा है महाराज जी, धान रखा है, इसका क्या महत्व? मतलब आज के इस आधुनिक युग में जब इतनी मशीनें हैं, जब आपको सीधा चावल मिलता है, बासमती पैक किया हुआ आपके घर पे आ जाता है, तो इसका क्या महत्व? आपने इसको क्यों यहाँ रखा, क्यों उपयोग कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। ठीक, तो ये भी उसी प्रक्रिया का अंग है कि यज्ञ के, हमारा पूरा जीवन यज्ञमय होना चाहिए जी। यज्ञ के लिए जब हम चेष्टा करते हैं तो हमारा मन के ऊपर नियंत्रण जो है
इंद्रियों का जो संयम है वो बढ़ता जाएगा। जी ये इसमें रहस्य है। जी इसी को हम प्रायोगिक रूप से गत 30 वर्षों से जी सुब्रता जी जब से साथ में आई है, जी तो इसी प्रक्रिया को मैं जी स्वयं अनुभव करने के लिए ये सब प्रयत्न कर रहा हूँ। जी क्योंकि आधुनिक जीवन है ना, आधुनिक काल में हम बिना किए हुए हमारा मन नहीं मानता है, आजमा करके देखना पड़ता है ना। जी तो जब हमारा जीवन यज्ञमय हो तो क्या हमारा जीवन ज़्यादा नियंत्रित है, इसको हम देखना चाह रहे थे। जब हमारा जीवन केवल आधुनिक जो इनोवेटिव मेथड्स में हम रत हैं, उसमें हम करते क्या, श्रम बचाते हैं और हर चीज़ में सफाई लाते हैं, तो उसमें होता क्या है कि हम और आगे बढ़ने का हम पर आवश्यक अवश्य हो जाता है जी। नहीं तो क्या होगा, हम केवल आलस्य और प्रमाद में लीन हो जाएंगे। जो व्यक्ति तो श्रम कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, इस जो हमारी इंद्रियों के जो भोग सामग्री है उसको और सुंदर बनाने में लगे हुए, नया नया पैकिंग लाएंगे, नए नए उसमें रंग लाएंगे, उसमें और कम श्रम लगेगा, ऐसा करेंगे, मैकेनाइज करेंगे हर चीज को हम। तो उससे होता क्या है कि हम फिर जैसे हमारे घर में धान आ गया, हाँ पहले क्या होता था कि किसान के घर में धान आता था, जैसे ही आया हुआ है जी, ठीक है, इस धान को किसान जो गृहिणी है वो इस धान को ऐसे उखल में डालेगी जी, हाँ तो अब ये धान को उखल में, ये उखल है जी, अब ये पत्थर का है जी, ये लकड़ी का भी बनाया जा सकता है जी जी, और ये मूसल है जी, इस मूसल से उसको ये कूटने की प्रक्रिया है जी, ठीक है। अब इतना आप देख रहे हैं कि ये 2 जनों को हमारे लिए एक बार में पर्याप्त जो है चावल इस इतने एक बार धान डालने से होता है जी महाराज जी। कितना समय लग जाता है इसमें, तो लगभग 20 मिनट इसमें हमको लग जाती है जी, जी। तो और ये श्रम करके होता क्या है जी, बिना पॉलिश किया हुआ ऐसा मेला सा चावल उसमें से निकलता है जी, हाँ। और इसको फिर हम, पर होता क्या है कि ये यज्ञ रूप से हमने किया जी जी, इसी चावल से हम पहले वैश्वदेव करेंगे जी, हाँ, इसको अग्नि पर पका करके जी, सामान्य सा चावल हम जब बनाएंगे उससे वैश्वदेव होम होगा जी, और फिर हम उसको खाएंगे जी। तो उससे हम ये अनुभव करना चाह रहे हैं कि क्या ऐसा जब हम अन्न खाते हैं तो क्या हमारा मन जो है वो ज्यादा नियंत्रित होता है जी, क्या हमारी जो ये लालसाएं हैं, ये खाऊंगा वो खाऊंगा, देखो जिह्वा और उपस्थ, जिह्वा यानी जीभ की चंचलता जी, और उपस्थ यानी जो ये जननेंद्रिय है, इसके हमको जो सारा भोग विलास जो है वो ये इन्हीं 2 इंद्रियों में मुख्य रूप से आश्रय करता है जी। इसलिए शास्त्रों में इनके नियंत्रण के लिए बड़ा मेहनत करने को जी, हाँ, उसके लिए निर्देश दिए गए हैं। तो ये उसी का अंगभूत है कि हम जब ऐसा श्रम करके जब अन्न और उसका फिर होम करके जब उसको प्रसाद रूप से जब ग्रहण करते हैं जी, तो वो हमें जो है वो हमारी बुद्धि को शांत करने वाला, मन को नियंत्रित करने वाला, हाँ, और ऐसा करके अत्यंतिक परमार्थिक सुख देने वाला होगा। तो माता जी आप इसके विषय में थोड़ा और प्रकाश डालिए, जैसे और भी कई कर्म हो सकते हैं, जैसे अभी गुरुजी ने बताया कि धान कूट रहे हैं, तो इसके अलावा और भी जैसे कोई दक्ष तो वो भी है जो भोजन बनाने में दक्ष है, इडली बना रहा है बढ़िया चावल से, और उसमें भी दक्षता लगती है, तो वो दक्षता इस दक्षता से, यानी वो भी तो एक प्रकार का इंद्रिय संयम में हुआ ना जी जी, इसमें भी इंद्रिय संयम चाहिए, तो वो इंद्रिय संयम नहीं हुआ जी, वो इंद्रिय तुष्टिकरण हुआ जी जी, हम इंद्रियों को तुष्ट कर रहे हैं जी। और जैसा भी महाराज जी ने कहा, ये एक ऐसी आग है, गीता कहती है कि ये एक ऐसी आग है जिसको पूरा करना, जिसको संतुष्ट करना असंभव है जी। क्या श्लोक है महाराज जी वो, दुष्पुरेणा नलेन च जी, दुष्पुर है, दुष्कर है ये कर्म कि आप इस मन की कामनाओं की पूर्ति आप कर सके, इंद्रियों को आप संतुष्ट कर सके, ये असंभव है जी। इसलिए हमारे शास्त्र उसके नियंत्रण की ही बात करते हैं जी जी जी। और ये जो हम अब धान कूट रहे हैं,
इसमें हमारा इतना समय और श्रम जाएगा। जी इसके बाद ये जो चावल बना है, जी। ये आप देख सकते हैं चावल ना, जी जी ये चावल ये ही खाने को मिल जाए जी तो माता ऐसा लगता है कि अरे वाह धन्य हो गए प्रभु। जी जी इसके बाद आइटम बनाने की क्षमता ही मेरे शरीर में या बुद्धि में बच नहीं रही है। जी जी तो मुझे ऐसा लगता है ये मन एक घोड़े की तरह है जी। और इसको थकाना बहुत जरूरी है। तो इसको जब तक हम थकाते नहीं, जी ये शरीर थकता नहीं, जी तब तक ये शांत नहीं हो पाएगा। जी तो ये कर्म योग जैसा महाराज जी कर रहे हैं वैसा ही हम कर रहे हैं। जी और आप ये देख रहे हैं ये चक्की है, जी ये दाल बनाने की चक्की है जी जी जी। और वो आटा बनाने की चक्की है। तो ये अभी उपयोग और में है सब ये- अभी। जी हाँ, और ये हमारा सिलबट्टा है। जी 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 कुछ कुछ चीजें तो हमें शायद देखने को मिलती है। अब जैसे उखल मुसल के बारे में एक कहावत थी, जी सिर दिया उखल में तो मुसल से क्या डरना। जी जी बिल्कुल। पर शायद हमारे बच्चों को तो उखल मुसल पता भी नहीं नहीं है। नहीं पता है ना? माता जी ये बिल्कुल। उखल मुसल किस चीज का नाम है, जी। क्योंकि हम तो कहाँ से चावल आता है, सुपरमार्केट सुपर स्टोर से, जी जी है जी ना, पैकेट में आता है जी। जी जी तो जैसे दूध का हल हो गया था, दूध डेयरी देती है, जी जी वैसे ही चावल जो है वो मार्केट में होता है जी। ना। और इसका क्या प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग भी हमारे से ये सारी चीजें अब जो है जी जी ये ज्ञान बच्चों से, क्योंकि प्रत्यक्ष इसमें प्रयोग में नहीं है ना, जी माता जी इसलिए अब हमारे से वो दूर हो गया है। जी इडली में भी क्या होता है भैया, जी जी अब गिट्स का पैकेट लाते हैं। जी अब आगे वाली जो गृहिणियां है जी वो उसको रगड़े पे पीसना पसंद नहीं करती है। जी 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 वो या तो फूड प्रोसेसर में पीसती है उसको, जी अथवा तैयार गिट्स का मसाला। उससे और एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं लोग, होटल से सीधी इडली आ जाती है, जी फिर उसको सजाने में और उसके ऊपर चटनी बनाने में घर में कुछ प्रोसेस करते होंगे, जी जी बढ़ता जाता है जी ये फिसलन पट्टी है ये। जी जी इसमें उसको ऐसा पूर्वजों ने भी कहा है कि गंगा जैसे पहाड़ों से निकलती है तो नीचे गिरती ही चली जाती है, गिरती ही चली जाती है। पानी का स्वभाव होता है, जी इंद्रियों का भी ऐसा स्वभाव होता है कि वो ऐसा मनुष्य को नीचे खींचते ही चले जाते हैं, जी विस्तार में, विलास में, भोग में। जी और इसमें जब प्रसक्त हो जाता है मनुष्य, इसमें जब लिपायमान हो जाता है, जी तो फिर कहता है कि ये मेरे को छोड़ नहीं रहा। हाँ 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 पहले पकड़े खुद ही थे, हाँ बाद में कहता है अभी मेरे को छोड़ नहीं रहे। जी ये बात है, इसको छूटने का एक प्रक्रिया। इससे आप पूछ रहे हैं कि और भी तो ऐसे साधन हो सकते हैं, अर्थात हो सकते हैं। जी जी कोई धान कूटना एक ही नहीं, ये उपलक्षण है। जी जी आप कह रहे हैं कि ये ब्रह्मचारी है, अभिवादन करते हैं, जी हाँ जी ऐसा कहा गया है जी कि अभिवादनशीलस्य जी नित्यं वृद्धोपसेविनः जी चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो। जी। और आजकल तो हम ये मानते हैं विटामिन की गोलियां खा लो तो आयुष्मान हो जाते हैं। तो और भी प्रक्रिया हो सकती है, जी हाँ जी अपना अपना बुद्धिमत्ता से मनुष्य को जो शास्त्रों में का ये इसमें एक बात है जी जो शास्त्रीय विधान है। जी हमें कोई इडली बनाने से हमारा विरोध नहीं है, जी महाराज या जलेबी बनाने से हमारा विरोध नहीं है। जी हमारा कहना इतना ही है कि ये जो हम शास्त्रीय कर्म जितना हम करने का प्रयास करेंगे, जी उसको शास्त्र हम अजमा के देख रहे हैं। जी शास्त्र को अजमा के देखेंगे और फिर उसको किसी को मन में ऐसा आया कि नहीं नहीं ये अयथार्थ है, जी तो उसको रिजेक्ट करें। हमें कोई उसमें मतलब हम तो क्या आपत्ति कर सकते जी, हैं। तो जी। जीवन है, जी सत्य को हमेशा जितना भी अजमा करके देखा जाएगा तो वो निखरना चाहिए। जी महाराज जैसा सोने को कहा जाता है जी कि तपाओगे तो वो और शुद्ध हो जाता है, जी उसको जलने का कोई डर नहीं होता है ना। जलने का डर जो उसमें मिश्रित जो तांबा है, जी सुहागा जो मिलाते हैं उसमें जो है वो उसमें जो अशुद्धियाँ मिश्रित है वही जल सकती है। जी तो इसी प्रकार से ये वेद वाङ्मय जो है, जी इसमें कहे हुए जो उसमें जो प्रयोग है, जी इसको हम करके देखेंगे जी और अजमा के देखेंगे। हाँ, उसका जो सार है जी महाराज उसको हम ग्रहण करेंगे जी तो पता चलेगा कि वो करने लायक है कि नहीं है। जी तो लोगों की कई आपत्तियां रहती कि ये जो है वो आपके कालबाह्य क्रिया है, आप जो है वो टेक्नोलॉजी के विपरीत काम कर रहे हैं। जी। जो आसान काम था उसको आपने मुश्किल बना दिया। जी जी तो
उसका ये सब समाधान हमने करने का प्रयास किया कि हम जब अपने समय को बचाने के लिए, अपने श्रम को बचाने के लिए हम ये सारा इनोवेशंस कर रहे हैं जी और हो क्या रहा है फिर उसके प्रतिफलम, जी जब गृहिणी के पास समय फालतू बचेगा जी उसको प्रश्न आएगा कि मैं करूं क्या फिर इस समय का, जी तो या तो वो टीवी खोल के बैठ जाती है, जी उसमें सीरियलें देखती जी है ना, या फिर कोई किटी पार्टी में जाएगी, जी है ना, क्या करेगी फिर वो गृहिणी जब इन प्रकार के, तो उसको हम कोई ये मफत की मजदूरी कर रहे इस प्रकार का भाव आएगा तो वो नहीं करेंगे कोई भी, जी महाराज जी ऐसा तो कौन करेगा। जी तो ये कोई दरिद्रता का मार्ग नहीं है, जी महाराज जी ये चूंकि अपने आप को जीतने से संसार का जय है जी महाराज जी है ना, ये ऐसा ये वैदिक दृष्टि है ये, जी महाराज जी जिसको तो ये पसंद ही नहीं है, जो तो ये ऐसा जिसका मत ही है कि स्वर्ग नरक आदि होता ही नहीं है, है ना, आत्मा है ही नहीं, जी महाराज जी जो कुछ भी है ये इंद्रियां है और उनके विषय है और इसका भोग करते रहना चाहिए, जितना ज़्यादा कर सके उतना ज़्यादा करना चाहिए। जी उन लोगों के लिए हमारी ये बातें सारी निरर्थक है, जी उनके लिए ये बातें नहीं है। जो तो चाहते हैं मनुष्य जीवन में, इसी जीवन में कृतार्थ हो जाए ऐसा प्रयास करें, और यदि न होता है तो कम से कम उस कृतार्थता की दिशा में आगे बढ़े, जी जीवन को उसको जो इवोल्यूशन मानता है, जी ये जो है ये इंडिविजुअल इवोल्यूशन है, ये जीव की उत्क्रांति है। ये किसकी उत्क्रांति कर रहे हैं, ये मान रहे हैं कि ये सारी की सारी प्रजाति जो है, ये सारी स्पेसीज जो है, ये सारे स्पेसीमेन अभी एक स्पेसीज में जो है जी जी उसमें से पता नहीं क्या हो जाएगा, जादू मंत्र हो जाएगा, तो एक नई स्पेसी जो है वो इवोल्ड स्पेसी उत्पन्न हो जाएगी। डार्विन की थ्योरी की तरह। डार्विन मतलब वही डार्विन तो सारे, अब तो आप सभी हम सब ये सब स्कूल के बच्चे जितने भी पढ़ाए जा रहे हैं जी महाराज जी वो सब डार्विन है, वो सब यही सोच रहे हैं। अच्छा हाँ, इसलिए हम उनको मूर्खानंद कहते हैं। हाँ? क्योंकि उस जब पूरी स्पेसी जब इवॉल्व होकर के दूसरी स्पेसी बन गई जी महाराज जी है, तो उसे तुम्हारा क्या लाभ हुआ, हाँ तुम कहाँ हो भैया, जी जी है? पता चला कि ये सारी इतनी ऑलरेडी जो विद्यमान स्पेसीज है जी उसमें से आज तुम इस स्पेसीज में हो, कल दूसरी स्पेसी में चले गए, ये तो तुमको दिख नहीं रहा। जी ये सारी स्पेसीज तो विद्यमान ही है, ये इंफॉर्मेशन तो विद्यमान ही है, जो इस प्रकृति में बन नहीं सकता था वो कैसे तुम बना लोगे। नहीं, समझने की बात है, मिट्टी जो आकार ले नहीं सकती उसको तुम कैसे दे दोगे। मान लो मिट्टी में इलास्टिसिटी नहीं है जी महाराज जी और आपको चाहिए कोई इलास्टिक चीज, तो वो मिट्टी से थोड़ी बन जाएगी, नहीं बनेगी है ना, उसका जो अपना धर्म है उसी को, तो वो धर्म तो उसमें निहित ही था। जी मिट्टी को तो पता ही था कि वो क्या क्या बन सकती है। हाँ हाँ मिट्टी को जो निर्जीव और जड़ समझता है जी वो तो उसकी कमी है बुद्धि की, हाँ हाँ है ना। तो इसलिए ये इवोल्यूशन और ये वो सब ये बालिश बातें हैं, जी महाराज जी वो मनुष्य जीवन को भटकाने वाली बातें हैं। जी पता नहीं वो चिर जीवन के लिए, चिर यौवन के लिए जीनेटिक्स में पता नहीं क्या दुर्भाग्य से महाराज जी करीब करीब 100% कहें तो पूरी दुनिया में सभी बच्चे हैं यही थ्योरी पढ़ रहे हैं। यही थियरी न केवल, मतलब ये थियरी तो एक केवल टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जी महाराज ये पूरा इनका सिद्धांत ही जो है ये मनुष्य को, ये सब दुकान चला रहे हैं, कॉमर्शियल एक्टिविटी है जी। ये अपने आप की मतलब एजुकेशन भी एक इंडस्ट्री है, उसको भी बेचते हैं ये, जी महाराज जी फिर उसमें और ये सारी की मिली भगत है। ये सारा मिल मिला करके ये अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं, इकोनॉमी में प्रॉस्पेरिटी, अपनी प्रॉस्पेरिटी कर रहे हैं, और बाकी सबको मजदूर बना करके उनको अपना उसमें घसीटते चले जाते। तो भारत तो है ही उसमें लोअर रंग में, और ये इनके तो भारत के प्रेसिडेंट और प्रधान सबका तो सपना ही ये है कि भारत जो है मजदूरी का देश बने और जो है वो कमाए खाए और सब लोग इसमें आनंद करें। तो ऐसा ऐसा इनका सपना है। हमें हमारा तो सपना अपने लिए तो यही है कि हम वेद के प्रदर्शित मार्ग पे उसको अजमाए, उसको चले, मन का संयम बढ़े, नियंत्रण बढ़े, और हम इसी जीवन को कृतार्थ होकर के उस ब्रह्मत्व की प्राप्ति करें। प्रणाम महाराज जी। तो इस समय हम आनंद वन में हैं और गुरु शिष्य परंपरा के तहत गुरु जी पाठ कर रहे हैं और विद्यार्थी उनको दोहरा रहे हैं।
अथ हरिणी ता देवा जेतुन्ना शक्नुवन् ता उपसदैवा जिगीषन् तस्मादाहुः यश्चैवं वेद यश्च न उपसदा वै महापुरञ्जयन्तीति तैषुगसमस्कुर्वता अग्निमनीकम् सोमगोशल्यम् विष्णुन्ते जनम् ते ब्रुवन् क इमामशिष्यतीति गुरुजी प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार। ये क्या ये अभी इनका संथा चल रहा है। जी 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 मतलब प्रथम अध्ययन, मतलब पहली बार ये इसको बोल रहे हैं। जी जी तो गुरुजी एक बार बोलते हैं, इनको 2 बार बोलना है। ऐसे 15 दिन तक चलता है, 1 फोर्टनाइट। जी, ऐसा वैदिक परंपरा से जी जी चला आ रहा है। गुरुजी बोलते हैं 2 बार, फिर उसको जी वल्ली में बोलते हैं, मतलब उसी को 10 बार दोहराना है और 15 दिन बोल मतलब हर एक 15 दिन में एक संथा होती है जी। और एक वल्ली बोलते हैं या गुंडिका बोलते हैं जी। पिछले बार का जो संथा होता है, इस बार में वो वल्ली में आता है जी। और इस बार का जो वल्ली है जी। वो अगले बार के इसमें फोर्टनाइट में वो आवृत्ति में चला जाता है। मतलब उसको फिर बोलते रहना है कि ताकि भूले ना। तो बीच में कोई दिन छुट्टी भी होती है या हर दिन बोलना होता है? नहीं, हर 15 दिन में प्रतिपदा छुट्टी होती है। जी जी, प्रतिपदा। अष्टमी भी अनध्याय दिन होता है जी, उस दिन नहीं पढ़ना होता। चतुर्दशी भी देते हैं। जी 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 ऐसा है। जी जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद गुरुजी। तो अभी हम बात करने वाले हैं आनंद वन में यहाँ के पूर्व ये विद्यार्थी रहे हैं और इस समय शिक्षक भी हैं, वेद की शिक्षा देते हैं। तो नमस्कार राम जी, गुरुजी। तो थोड़ा सा आपसे वेदाध्ययन के बारे में जानना चाहते हैं, इसका क्या महत्व है, क्या वेदाध्ययन कैसे किया जाता है, बताइए थोड़ा। वेदाध्ययन में ये होता है कि गुरु होते हैं जिनको वेद पहले से ही उनके गुरु से सीखा हुआ है जी, और उनको शिष्य में वैसे के वैसे ही जी, जैसे हमने गुरु से मैंने सीखा है जी, वैसे के वैसे मैं अब मेरे शिष्य को बताऊं, ये मेरी कोशिश रहेगी। इसमें ना मैं कुछ कम बताऊं जी, ना मेरा कुछ ऐड करके बताऊं। जी जी जैसा है वैसा ही बताना, ये मेरी जिम्मेदारी है। जी जी। और वेद राशि बहुत बड़ी है, बहुत एक बार में होने वाली चीज नहीं है। इसलिए बहुत ऐसे 12 साल का व्रत होता है, ब्रह्मचर्य व्रत, जिसमें वेदाध्ययन होता है और कई सारे भी चीज होते हैं, पर वेदाध्ययन मेनली होता है इसमें। जी जी। तो उसको 15 दिन करके एक पक्ष बोलते हैं। इस एक पक्ष में जी संथा, वल्ली या गुंडिका बोलते हैं उसको, और आवृत्ति से तीन भाग करते हैं। अच्छा अच्छा। संथा यानी शुरू का अभ्यास, पहला अभ्यास। कभी वो बोला ही नहीं है, हाँ। वो वेद का पाठ कभी किया ही नहीं है। उसको संस्कृत बोली भी नहीं, कम आती है। नहीं, उसको उस जो अभी जो संथा चल रही है वो कभी बोला नहीं है, वो पहली बार वो उसको बोलने वाला है। जी, तो जी। गुरु एक बार बोलता है और शिष्य को 2 बार बोलना होता है, जिससे उसका जी कैसे बोलते हैं इसका उसको पता चल जाता है। जी जी जी। फिर बाद में वल्ली आती है, या उसको गुंडिका भी बोलते हैं मराठी में। जी जी जी। तमिल वाले या आंध्रा वाले उसको वल्ली बोलते हैं। जी जी जी। तो उसमें जो उनको बोलना आ गया है, जी जी, वो उनको याद हो जाए। जी जी। वो ऐसे 15 दिन और उसको चलता है, अभ्यास चलता है। 10 बार एक ही चीज, एक ही वर्ग को, एक ही पढ़े हुए को 10 बार बोलेंगे ताकि वो पक्का हो जाए। जी जी। फिर बाद में 15 दिन के बाद उसको आवृत्ति में डाल देते हैं कि कभी भूले ना। जी। बोलते रहे कभी भूले ना, ऐसा इसमें होता है। तो ये गुरु शिष्य परंपरा बोलते हैं। मेरे को मेरे गुरुजी ने बताया, जी, मेरे गुरुजी को मेरे गुरुजी ने बताया, जी। कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकते कि मैंने बनाया है ये, जी। और ये अनादि से गुरु शिष्य परंपरा चलती आ रही है ये। जी जी जी। और ये 15 दिन का ये होता है, मतलब पहले 15 दिन में संता हो गया, जी। वो संता 15 दिन होने के बाद वो दूसरे 15 दिन में वो वल्ली में चला जाएगा। जी जी। उसको घोकना शुरू कर देंगे, वो उसको बायहाट करना शुरू कर देंगे। जी। फिर वही तीसरे वल्ली में वो आवृत्ति में चला जाएगा। तब तक और एक संता, नया संता आ जाएगा और एक नई वल्ली आ जाएगी। ऐसे करके ये कई साल तक चलता रहता है। ऐसे करके पूरा वेद
पूरा करते हैं। जी जी जी। तो ये है। तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे गुरुजी वेदाध्ययन भी इन्होंने पूरा किया है और इन्होंने अपना डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में करने के बाद बीटेक भी किया है और इस समय इनका कई प्रोजेक्ट हैं जिस पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं। इस समय हम वरुणा नदी के तीर पर हैं, तट पर बैठे हैं। ये देखिए ये सुंदर कमल हाँ, का ये सुंदर तालाब है। कमल दृश्य आप लोग सभी देख रहे होंगे। यहाँ ये अश्वशाला भी है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हम लोग आगे भी कुछ चर्चा करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं आनंद वन में ब्रह्मचारी वेदाध्ययन करते हुए। तो हम बात करेंगे अभी इनसे, कुछ समय अगर ये हमें दे दें, मैं बात बहुमूल्य समय अगर कुछ मिल जाए तो बहुत अच्छा है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोमदत्ता है जी। तो सोमदत्ता, वर्तमान सोमदत्ता। जी जी जी। तो आप कब से यहाँ हैं? मैं यहाँ आके 2 महीने आ गए। जी 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 जी। यहाँ 2 महीने हो गए। जी जी जी। तो आपने अभी क्या अध्ययन किया है? यहाँ मैं संहिता पूरी कर रहा हूँ। संहिता पूरी हो गई है, जी, थोड़ा जी। बाकी और आर्निक भी है। जी जी। ये उसको पूरा करके तो मेरा वेद पूरा हो जाएगा। अच्छा, आधुनिक शिक्षा में अभी आप कौन सी कक्षा की मैथ की पुस्तक पढ़ते हैं अभी? मैं 9वीं कक्षा। 9वीं कक्षा की। हाँ। बहुत बढ़िया। तो आपको यहाँ कैसा लगता है? मेरे को यहाँ बहुत अच्छा लगता है। जी जी जी। क्योंकि यहाँ बहुत सारे पशु हैं, जी, मेरा जी। भाई बहन है, जी, सब जी। लोग यहाँ रहते हैं। जी जी जी। मेरा पिता को भी यहाँ रहना अच्छा रहता है। जी, जी। क्योंकि यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे हैं। जी जी। सिटी में है ना बहुत पोल्यूशन जैसा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जी जी, प्रदूषण बहुत है। प्रदूषण बहुत होती है जी जी जी। और बहुत का आवाज बहुत आती है। जी जी जी। यहाँ उतना बहुत शांत रहते हैं, जी, पशु भी हैं, जी। पक्षी भी हैं। जी। तो आप विशाखापट्टनम से हैं? हाँ, विशाखापट्टनम से। जितने भी हमारे दर्शक हैं सबको मैं बताना चाहूँगा, इनके पिताजी भारत सरकार को सेवाएं देते हैं, DRDO में साइंटिस्ट हैं इनके पिताजी, और महाराज जी से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। और इनका पकड़, इनको आपको लग रहा होगा कि हिंदी में कुछ शब्द हैं इनके चूज़ करके बोल रहे हैं, लेकिन इनकी कई भाषाओं में पकड़ है। इनको तेलुगु भी आती है, इनको इंग्लिश भी आती है और इनको हिंदी भी आती है। संस्कृत तो ये पढ़ ही रहे थे, अभी आपने देखा ही। तो धन्यवाद। अच्छा, थोड़ा अश्व, अच्छा हमने अब थोड़ा और जानकारी ली है, ऐसा हमें पता लगा अश्व की भी आप सेवा करते हैं? हाँ, करते हैं रोज सुबह 4 बजे उठ के। अच्छा, 4 बजे आप अपने आप उठ जाते हैं, अलार्म लगाते हैं? क्योंकि वो अश्व, उसको भूख लगती है ना, इसलिए वो आवाज करता है थोड़ा। अरे वाह। इसलिए हम उसको उठते हैं। कई बार 5 बजे उठते हैं बाद में। तो आपको पता लग जाता है उसके भोजन की कि वो भूख लगा, आवाज निकाल रहा है भूख की? वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। इतना अच्छा ज्ञान, मतलब छोटे छोटे बच्चों का वनस्पति का इनको ज्ञान है, पशुओं का ज्ञान है, और हर चीज़ के बारे में कितना, मतलब जितनी तारीफ़ करे उतना कम है। और यहाँ सिर्फ पवित्रता और शुचिता ही दिखती है। तो अब हम बात करने वाले हैं दूसरे विद्यार्थी से, सूर्या जी से। नमस्कार। नमस्कार। तो आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सूर्या है जी। बोरगंदी सूर्य सुब्रमण्य है जी। मैं हैदराबाद से आया हूँ, तेलंगाना। जी। मैं यहाँ 2 महीने पहले आया हूँ। जी 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 जी। अच्छा, तो आप को वहाँ, आप जैसे यहाँ तो आपको मोबाइल देखने को नहीं मिलता है, टीवी देखने को नहीं मिलता है, तो आपको कभी ऐसा गलत ऐसा महसूस होता है क्या कि आपको टीवी देखने को नहीं मिला यहाँ पर? कैसा लगता है आपको यहाँ? टीवी क्योंकि पशु रहते हैं, जी जी जी, पक्षी रहते हैं। जी जी। फोन का क्या मतलब है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टीवी नहीं रहता है, क्या मतलब है? जी जी जी। देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। आपके घर में कोई और भी यहाँ से पढ़ा है? आपके घर में नहीं। नरसिम्हा आपके बड़े भाई हैं क्या? नहीं, छोटे भाई हैं। छोटे भाई हैं। अच्छा, उनका विचार है यहाँ आने का बाद में? बाद अच्छा, में। आने का। बहुत बढ़िया। तो आप कौन सी भाषाएं जानते हैं? तेलुगु, इंग्लिश और हिंदी जानते हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा मराठी समझ लेते हैं? हाँ, मराठी समझ लेता हूँ। जी जी, बहुत बढ़िया। बहुत आज आपकी बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आपकी बातों में बड़ी पवित्रता झलकती है। धन्यवाद। नमस्कार। तो अभी हम बात करने वाले हैं तीसरे विद्यार्थी से, जिनका नाम है श्रीहरि। श्रीहरि, नमस्कारम। नमस्कार। तो श्रीहरि, आप कहाँ से पधारे हैं, कहाँ से हैं आप? मैं
मैसूर से हूँ। जी जी जी। मेरा पिताजी सॉफ्टवेयर ये काम करते हैं। मतलब यूके यूनाइटेड किंगडम की कंपनी है क्या? हम यूनाइटेड कंपनी से ही वो मेरा पिताजी कर रहा है। अच्छा अच्छा, वहाँ उसी में जॉब कर रहे हैं मतलब? उसी में जॉब कर रहे हैं। तो आप यूके कितने साल रहे हैं आप वहाँ? मैं 5-6 साल। मतलब आपका बर्थ होने के बाद आप वहाँ चले गए थे? बर्थ होने के बाद एक 5 महीने के बाद मैं वहाँ चले गए थे। अच्छा अच्छा, तो आपको यहाँ अच्छा लगता है वहाँ अच्छा लगता था? मेरा को यही अच्छा लगता है। तो आपको और क्या तीरंदाजी भी आती है क्या? आपको तीर भी चला लेते हैं आप? मैं देख रहा था अंदर तीर भी रखा हुआ है, तो आप चला लेते हैं क्या तीर वगैरह? प्रैक्टिस करते हैं क्या आप? हाँ करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसके अलावा आप लोग घुड़सवारी की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, तो आपको क्या मतलब अलग अलग दिन पर आप लोग उसको घोड़े को बांट रखा है क्या आपने? हाँ अच्छा, 3 दिन में एक नंबर आता है, तो बहुत बढ़िया। मतलब व्यवस्था देख रहे हैं आप लोग कितनी अच्छे ढंग से, ये छोटे छोटे बच्चे हैं और तीरंदाजी में बड़े माहिर हैं, आधुनिक शिक्षा के विषय लिए हैं, वैदिक शिक्षा के विषय लिए हैं। भाषाएं आप देखिए, आपको किसी को ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि हिंदी के शब्द अटक कर बोल रहे हैं तो सिर्फ हिंदी में, इनकी कई भाषाओं में पकड़ है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये बच्चे, इनकी जो मदर लैंग्वेज है वो दूसरी है, फिर भी इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये आश्रम की, आनंदवन की और महाराज जी की कृपा ही है कि इतनी इतनी छोटी उम्र में इतना अच्छा पकड़ रखना। तो हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कारम। लोग अभी प्रवेश करने वाले हैं आनंदवन के रसोई घर में। भोजन बन चुका है और ब्रह्मचारियों को जो भिक्षा वितरण का ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है, अम्मा जी ब्रह्मचारियों को भिक्षा वितरित करते हुए आनंदवन वाराणसी। एक बार जब ब्रह्मचारी आश्रम आ जाता है तो गुरु की आज्ञा ही उसके लिए सब कुछ है। जो भी यहाँ अन्न मिलता है, जैसा भी होगा, वो ब्रह्मचारी को ग्रहण करना चाहिए और अपनी इंद्रियों को संयम करना चाहिए। स्वाद से ऊपर उठकर उसे जो भी भोजन मिलता है उसको ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए, ऐसा परंपरा अनुसार किया जाता है। और आप देख सकते हैं शुद्ध सात्विक, यहाँ धान की जो खुद बुआई भी होती है तो वो धान उपयोग में लिया जाता है। 7 बीघा ज़मीन में जो धान है वो उपयोग में लिया जाता है। तो ये भोजन वितरण अम्मा जी करते हुए, तो समय समय पर जैसे भी इनको माता अम्मा जी को समय मिलता है, यहाँ भोजन, नहीं तो व्यवस्था आश्रम में कोई ना कोई भोजन की व्यवस्था बनी रहती है। जब भी अम्मा जी होते हैं, माता जी होते हैं, या ब्रह्मचारी खुद भी अपने भोजन को स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं। अम्मा जी से बात करते हैं थोड़ा सा भिक्षा के बारे में। अम्मा जी नमस्कार। अम्मा जी, भिक्षा का क्या विधान है? भिक्षा क्यों मांगी जाती है, ऐसा थोड़ा सा बताइए भिक्षा के बारे में। ब्रह्मचारी जो होता है जी, उसको स्वाद पर कंट्रोल होना होता है। जी जी जी। और भिक्षाटन करके जी। वह गुरुजी को दिया जाता है। जी जी जी। गुरुजी उसको जितना देना है देख करके वो देते हैं। जी जी। और यही परंपरागत नियम है और यहाँ पे इसी का पालन किया जा रहा है। तो इसमें ये सब बाहर, जैसे आधुनिक समय में बाहर ये भोजन की अलग अलग चीज़ें बनती हैं, वो सब नहीं बनती हैं, शुद्ध सात्विक। शुद्ध यहाँ पे सात्विक बनती है और यहाँ पे घर का बना हुआ ही हम बच्चों को खिलाते हैं। जी जी जी। यहाँ पे जो धान उगता है, जी जी जी। वही उसी का हम चावल बना करके जी जी बच्चों को खिलाते हैं। जी जी जी। दाल वगैरह जी जी। घर की होती है। जी जी। सब्जियाँ वगैरह भी हम घर पे ही उगाते हैं। जी जी। घी धन्यवाद। भी अपनी घर की, अपनी शुद्ध गाय की है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अम्मा जी, धन्यवाद। तो आप लोगों ने देखा कि अभी हमने ब्रह्मचारियों का भोजन वितरण करते हुए अम्मा जी को बातचीत की। तो आइए चलते हैं आश्रम के बाहर कुछ और चीज़ें देखने के लिए। तो हम प्रवेश करने वाले हैं आनंदवन में, जहाँ अभी इस समय कक्षा चल रही है महाराज जी की। तो देखिए विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं, शायद मैथ चल रहा है, मैथ की क्लास चल रही है। महाराज जी सबकी क्लास ले रहे हैं बच्चों की। यूज करना है पैरेलल लाइन। अब देखिए बच्चे अपने
पढ़ते हुए, और मैथ का अध्ययन करते हुए, गणित का, विज्ञान का अध्ययन करते हुए। उसमें हमने ABC हाँ, गणित की क्लास चल रही है अभी ये। तो उस BC लाइन को, BC जो लाइन सेगमेंट है, साइड है, उसको हमने एक्सटेंड कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा? एक्सटेंड कर दिया तो क्या बनेगा? ये रे। जब किसी लाइन सेगमेंट को एक तरफ एक्सटेंड करेंगे तो क्या बन जाएगा? रे। उसका नाम हमने दे दिया CD। उसका नाम हमने दे दिया। सभी अपने ध्यान में लगे हुए बच्चे, और ये जो पूरी point तरह से C ध्यान है, केंद्रित यहाँ पर हमने बोर्ड construction पर, किया। और किसी मायने में भी शुरू करने के लिए कम कोई प्रतीत हम नहीं होता है, किसी extra जब आधुनिक step क्लासरूम लेते से हैं, कम प्रतीत उसको नहीं हो क्या रहा है। कहते हैं? तो पॉइंट C से हमने क्या किया? एक रे बनाया C। अभी हम महाराज जी से बात करेंगे इस विषय में। ऐसा बनाया कि जो AB को पैरेलल है। तो इसको हम ऐसा लिख देंगे, कंस्ट्रक्शन। क्या लिख देंगे? कंस्ट्रक्शन। तो हमने CE पैरेलल टू AB। महाराज जी, ठीक है? गुरु जी प्रणाम। नमस्कार। महाराज जी, मैं इसके विषय में थोड़ा हम जानना चाहते हैं बच्चों के अध्ययन के बारे में। कैसे यहाँ आनंद वन में कक्षा चलती हैं, और आपने इससे पहले भी कई बच्चों को यहाँ पढ़ाया है, उनका इस समय वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आप बताएंगे इसके बारे में? ठीक। आनंद वन में चूंकि हम संयुक्त अध्ययन करते हैं, जी। वेद और जो ऐहिक, उसको सेक्युलर, जिसको आजकल लोग बोलते हैं, तो सेक्युलर स्टडीज। तो हम क्या करते हैं, पवित्रता की दृष्टि से प्रातः काल मध्याह्न तक हम वेद का अध्ययन बच्चे करते हैं, जिसका आपने शायद अवलोकन पहले किया भी होगा। जी जी तो उसमें गुरु और शिष्य सामने सामने बैठ करके वेद पढ़ते हैं। जी अब उसके बाद भोजन के बाद भोजन होता है बालकों का, जी और भोजन के बाद का जो सायंकाल तक का जो अवधि है, जी उसमें हम लोगों ने बच्चों को सेक्युलर स्टडीज करने के लिए उसको हमने उसका प्रयोग करते हैं। जी तो इस अवधि में हम खास कर से गणित जी और इंग्लिश, इन दो पर फोकस रखते हैं। हमने जो पहले से प्रयत्न किया है बच्चों को पढ़ाने का, जी हमने उसमें पाया कि ये जो मूलभूत जो क्षमताएं हैं, जी महाराज जी। उसको विकास करने के लिए, बौद्धिक क्षमताओं का विकास करने के लिए जी मैथमेटिक्स को हम क्रमशः उनकी अपनी जो सामर्थ्य है उसके अनुसार हम उनको पढ़ाते चलते हैं। उसमें प्राय हम ये जो NCERT की जो किताबें हैं, जी महाराज जी। उसी का आधार बनाए हुए हैं, क्योंकि बहुत सारा श्रम करके उन्होंने बनाई है वो किताबें। अच्छा गुरुजी, इनको अगर आगे चलकर जैसे आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस लेना अगर है तो कुछ दिक्कत ऐसे आने वाली, आगे कुछ दिक्कत लगती? नहीं, क्योंकि 10वीं तक तो सभी को कंपलसरी कोर्सेज चल रहे हैं। जी जी। उसमें मैथ्स भी होता है, लैंग्वेजेस भी होती है, साइंस भी होता है और सोशल साइंस भी होता तो ये बच्चे आगे चलकर इंजीनियरिंग? है। तो ये इतने सब्जेक्ट हैं इन लोगों के। जी जी। उसमें हम क्या कर रहे हैं कि सोशल साइंस को तो अवॉइड करते हैं। हाँ जी जी। क्योंकि हम उसको अपनी बातों में, अपने पूरे जीवन में ही उसको हम उनको शिक्षा दे रहे हैं। उसके लिए अलग से उनको टेक्स्ट बुक के माध्यम से हम नहीं पढ़ाना पड़ता। जी जी। जैसे मैप्स है, अलग अलग देशों का जो उसमें जो परिचय देना है, जी महाराज तो हम उनको साक्षात दिखाते भी हैं, दिखा चुके हैं बहुत, है ना? अपने बच्चे हाँ जी, जरूर बोलते हैं, जरूर, आपको मैंने पता है। देखा जी। और जहाँ तक आजकल तो अब चूंकि इंटरनेट भी आ गया है, तो उस माध्यम से भी हम परिचय कराते रहते हैं। जी जी। तो और बाकी अपने जो खेत खलियान में जो जानकारी हासिल करनी है वो हम कराते रहते हैं। जी। तो प्राय हम सोशल साइंस में उसको पढ़ाने के लिए कोई विशेष उसके लिए अभी प्रयत्न नहीं करते हैं, जी। परंतु भाषा का विकास उनका होना चाहिए। उसमें खास करके चूंकि हिंदी और जो अपनी मातृभाषाएं हैं वो तो हमारे बोलचाल में है ही, जी जी महाराज। परंतु ये जो इंग्लिश है इसके लिए हमको थोड़ा सा श्रम करना पड़ रहा है। जी जी। तो उसको हम कहानियों के माध्यम से उनको बच्चों को पढ़ाते हैं। तो गुरुजी यहाँ और पर जो अभी बता दें कि जी। गणित के लिए हाँ हम लोग क्या कर रहे हैं कि NCERT के टेक्स्ट बुक का यूज कर रहे हैं। जी महाराज जी। जी तो उसको हमने सब बच्चों को अब साथ में बिठा लेते हैं। जी महाराज जी। और जैसे कि अभी हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर जी कि अब जैसे 9वीं की कक्षा में हमारे सोमदत्त जी है अभी, जी महाराज जी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी हम उनको पढ़ा रहे हैं। तो उसी के माध्यम में जो थियरम है, जी महाराज तो जी। बालक की अपनी शक्ति के अनुसार जी। वो उसमें अवगत करता रहेगा, सब बाकी सुन रहे हैं। जी फिर उसका सब फिर दूसरों बाकी ये जो बच्चे जैसे मान लो 7वीं के हैं, जी। हमारी ये सूर्या है, जी।
और ये इधर ये हमारे श्रीहरि है, जी ये हमारे सात्विक के बालक है। जी जी तो ये अपना सात्विक का पुस्तक लेके बैठे हुए हैं। जी तो उनकी जो है उनको भी उसी समय ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन आएगा तो यही उनको Common। यूजफुल हो जाएगा, वो उस समय उसको जी पढ़ेंगे। जी जी बहुत और उसी समय जैसे काशी का है जी तो ये छठी में है, जी ठीक है, और ये कौमुदी है, जी ये पांचवी में है। जी हाँ, तो ऐसा करके ये छठी, पांचवी, सातवीं हमारे यहाँ सब कक्षा के लगभग बालक है। बहुत बढ़िया, और सब अपना अपना पुस्तक लेकर के बैठते हैं, अपना अपना वो। तो इस प्रकार से महाराज जी अध्ययन करके बच्चे हैं ऐसे कुछ ऐसे जो आधुनिक इसमें शिक्षित हो चुके हैं आपके हाँ, पास से? हाँ, आप जो पूछ रहे थे जी। कि पूर्व में हमारा क्या अनुभव रहा, जी जी तो वो बड़े बालक है, आप उनका सब परिचय यहाँ पर आएंगे। अभी अभी भाग्य से तीनों ही यहाँ पर है। जी जी बहुत तो उसमें जो राम प्रताप जी थे, जी, जो जी। अब आनंद वन के अध्यापक हो चुके हैं, जी 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 उन्होंने इंजीनियरिंग कर ली। जी महाराज जी बहुत अर्थात बढ़िया। पहले पूरा वेदाध्ययन किया, जी महाराज जी उसके बाद NIOS के माध्यम से नेशनल हम ओपन स्कूल जो है जी 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 उसके माध्यम से 10वीं की परीक्षा दी। जी 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 उसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में अच्छे वहाँ जो विशाखापट्टनम में उनका जो स्वगृह था जी महाराज जी उसके पास में उन्होंने यूनिवर्सिटी में से इंजीनियरिंग की डिग्री ली, प्राप्त की। बहुत बढ़िया बहुत ठीक है, और उसके बाद में वो उनको वो TCS में उनको जैसा कि सब लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर और IT जी, जी, इंजीनियर, जी। तो उनको भी जो नौकरी ऑफर हुई जी महाराज। कैंपस इंटरव्यू के माध्यम से, जी जी पर उन्होंने मन बना लिया था जी 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 कि ऐसे नौकरी कर करके जी महाराज आजीविका करने के, केवल आजीविका के लिए जी जी इतना श्रम करके फिर अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देने से जी अच्छा है जी। कि वेद के लिए ईश्वर की सेवा में ही अपने आप को झोंक दिया जाए। जी महाराज जी और भाग्य से उनकी जो होने वाला जो परिवार है जी महाराज जी वो भी इसमें सहमत है। जी महाराज जी तो बहुत अच्छी बात होगी कि आनंद मन के लिए एक और विद्यार्थी महाराज जी में उनसे पहले बातचीत हुई हमारी नारायण जी से, तो उनके बारे में सुना हमने कि वो भी एयरफोर्स के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं तो कैट के लिए। दूसरे विद्यार्थी हमारे रवि किरण जी है, जी जी तो उनकी इच्छा भी ऐसा वैद्यकीय शास्त्र पढ़ने की थी। जी पेड़ पौधों से उनको पहले भी स्वाभाविक रुचि थी, हमने ही उनको सजेस्ट किया जी कि आप उनको मैथ्स में कम रुचि थी, जी तो हमने कहा कि बायोलॉजी में पढ़िए। जी तो उन्होंने वो 10वीं NIOS से की, जी महाराज फिर 12वीं भी उन्होंने वो आंध्र बोर्ड से की थी शायद। जी जी महाराज जी और फिर उसके बाद फिर उन्होंने वही नीट की परीक्षा वगैरह पास करके जी महाराज वो BAMS कर रहे हैं। जी महाराज और तीसरे बालक ये नारायण जी हैं, जी और उन्होंने पहले से ही इच्छा जाहिर की कि मुझे कोई ऐसा बहुत पढ़ने लिखने में और ऐसा टेक्निकल इंजीनियरिंग वगैरह में रुचि जी महाराज नहीं है, तो उन्होंने 10वीं NIOS से कर ली थी। जी महाराज जी उसके बाद फिर उन्होंने केंद्रीय विद्यालय में उनको एडमिशन मिल गया था जी साइंस स्ट्रीम में, तो उन्होंने साइंस स्ट्रीम से वो 12वीं की जी महाराज जी और कुछ अच्छे नंबर आए थे, पर उनकी इच्छा आर्ट्स लेने की थी, जी तो BA उन्होंने हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA किया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया पहले उनका मन था कि UPSC वगैरह कोशिश करेंगे, फिर बाद में उनका मन ऐसा हुआ कि इतना ये बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जी जी तो उन्होंने सोचा कि अच्छा डिफेंस सर्विसेज में उनको बहुत रुचि है। अच्छा महाराज जी उन्होंने ऐसा सुन रखा है, जी। चाव है उसका। जी महाराज जी तो अभी वो CDS वगैरह वो क्लियर कर लिया था उन्होंने, बहुत बढ़िया अब SSB वगैरह इंटरव्यू देंगे, जी जी AFSB भी उनका वो हुआ। जी जी तो ऐसे करके वो अपना कोशिश कर रहे हैं उस समय उस दिशा में। जी जी हाँ, तो इस प्रकार से हमारे 3 पूर्व के जो बैच के बालक थे, जी महाराज तीनों NIOS से परीक्षा दे करके 10वीं की, तब तक उन्होंने कभी स्कूल में नहीं गए, जी अपने ही गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करके और इसी पद्धति से जी मैथ्स और इंग्लिश पे पूरा हमने पहले से ध्यान दिया उनके, जी और बाकी विषयों को ऐसे ही सामान्य रूप से मतलब पाठ्य पुस्तक के माध्यम से नहीं, जी परीक्षा वगैरह कुछ नहीं, जी महाराज सीधे 10वीं में 1 वर्ष या 2 वर्ष तक मेहनत करा करके जी बच्चों को 10वीं करा देंगे, जी तो उनका मतलब जो सांस ये जो आधुनिक जीवन है जी महाराज उसके साथ उनका तालमेल बन सकता है। धन्यवाद महाराज जी धन्यवाद महाराज जी। तो आपने देखा कितना बढ़िया कक्षा चल रही, तो हम उन विद्यार्थियों से बाद में भी बात करेंगे जो यहाँ के नारायण और रवि, और उनसे बात करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, मिलते हैं उन विद्यार्थियों से। तो राम जी शायद बहुत व्यस्त हैं, यहाँ के स्नातक
देखते हैं, बात करेंगे, हमसे नहीं करेंगे, बहुत बिजी लग रहे हैं क्योंकि आनंदवन में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है और सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर है। यहाँ के सभी विद्यार्थी ड्राइविंग में भी बड़े पारंगत हैं। नमस्कार। बहुत व्यस्त लग रहे हैं आप। हाँ, हमारे अभी गुरुकुल का काम चल रहा है। जी 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 जी। गुरुकुल का निर्माण चल रहा है। जी 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 तो जी। उसके लिए सारा प्रबंध करना है। अच्छा राम जी, हमने गुरुजी से बात की थी, उन्होंने आपके बारे में थोड़ा बताया हमें और बड़ा अच्छा लगा। अभी आपको हमने यहीं रोक लिया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं राम जी, यहाँ आनंदवन का आपका विज़न क्या है? आपका मतलब क्या सोच है आनंदवन को लेकर? थोड़ा सा हमें बताइए। जैसे अभी हमने कई चीज़ें अध्ययन किया, तो आप हमें बढ़िया विस्तार वैचारिक सोच तो आपको महाराज जी ने बताई दी होगी। वैचारिक दिशा हमारी महाराज जी हमारा बताई दिया होंगे। जी जी जो हमारा बाकी जो सेल्फ सस्टेनिंग है, जी जी सेल्फ सस्टेनेंस है हमारा एक दिशा है जी कि सेल्फ सस्टेनेंस बहुत अच्छी चीज़ होती है। जी ये देखिए, ये हमारे यहाँ गोबर गैस है। हमारे पास एक बहुत बड़ी गौशाला है, वहाँ 25 गायें हैं। जी 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 उनके गोबर का यूज़ करके हम लोग यहाँ गोबर गैस बनाते हैं, जिसमें जब बेसिकली गोबर अंदर चला जाता है और 15 दिन का साइकिल होता है, उसके अंदर फर्मेंट होते हैं। जी 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 उसमें मीथेन गैस निकलता है। ये जी, देखिए, उसका पाइप जा रहा है हमारे मुख्यालय के लिए। जी जी। और ये तो छोटा है, बहुत पुराना, बहुत इसको और भी विस्तारित किया जा और सकता इसका विस्तारित हमारा गौशाला वहाँ है। अब नया वहाँ बनाने का हम विचार कर रहे हैं है। जी गौशाला जी के जी पास। जी 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 तो ये तो बहुत दूर पड़ जाएगा, इससे छोटा भी है। जी जी। गायों के हिसाब से भी कई, ये 4 गाय के लिए ही है। अभी हमारे पास 25 गायें हैं, इसलिए बड़ा बनाना पड़ेगा। तो राम जी, जब इतना अच्छा हो सकता है ये कार्य, तो जनसामान्य में जैसे गांव में लोग जो रहते हैं, वो उसको इतने बड़ी उपयोगी ढंग से उपयोग क्यों नहीं कर पाते हैं? मतलब शिक्षा का अभाव है या शिक्षा अवेयरनेस है, इनको पता इसके इस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता नहीं है शायद। जी 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 इसके वजह से हो सकता है कि लोग इसको इस्तेमाल ना कर सक रहे हों। जी जी। तो इसके अंदर फर्मेंटेशन से क्या मतलब, क्या कौन सी गैस बनती है, क्या होता है? मीथेन गैस होती है बेसिकली। कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, बहुत सारा वाटर वेपर भी होता है, पर मीथेन गैस हमारा यूजफुल गैस है, जिसमें से जी। जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। जी जी जी। जो हमारा इसमें और एक टेक्निकल ये बात है कि ये बहुत लंबा पाइप बिछा हुआ है। अच्छा अच्छा। अरे जो बहुत लंबा पाइप है, वहाँ तक जा रहा है। जी जी जो जी वाटर वेपर है सारी इसमें कंडेंस हो जाती है। जी 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 तो हमारी वाटर वेपर की कमी हो गई यहाँ। जी 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 तो वहाँ पहुँचते पहुँचते हमारी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में बच जाता है। जी 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 तो जी मीथेन जल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो ऐसे ही निकल जाएगा वो। जी जी जी। तो इसके अतिरिक्त यहाँ पर और भी कई प्रोजेक्ट हैं। यहाँ अभी और एक हमारा सोलर प्रोजेक्ट है, जी 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 और उसके अलावा हमारा एक नंदी प्रोजेक्ट करके कर रहे हैं हम। जी जी। शुरुआत करने की विचार कर रहे हैं। जी जी नंदी का इस्तेमाल करके जी जी जैसे आटा बनाना, चक्की पीसना, जी 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 या चावल निकालना, जी 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 या बिजली का उत्पादन भी हो सके तो यदि वायेबल। जी जी तो क्योंकि नंदियों का बहुत कोई काम नहीं मिल रहा है, इसलिए उनको कोई रख नहीं रहा है। बहुत उनको अच्छा। जैसे सरकारी गौशालाओं में भेज देना, ऐसा सब चल रहा है। उनका कटाई पिटाई हो जा रहा है। तो हम अपने दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम राम जी से पैनल के बारे में भी और नंदी प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, अगर राम जी हमें अपना समय देंगे, बहुमूल्य समय। हाँ, वो तो जी जी ये हमारा है 3 किलोवाट का सोलर पैनल है। जी 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 इसी का यहाँ सबमर्सिबल पंप है। जी 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 सस्टेनेंस के लिए इसको भी लगाया है कि हम सेल्फ सस्टेनेंस है। जब पहले हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं था जी जी और बहुत बिजली की तो दिक्कत, क्या बिजली थी नहीं हमारे यहाँ। जी जी तो जी हम इसी से पूरा हम खेतों को, गायों के लिए मतलब जो बरसीन चारा होता है वो, जी हाँ जी और हमारे लिए भी जो बिजली का पूर्ति है जी वो हम इसी से करते रहे। जी जी ये 3 किलोवाट का ये है, सोलर पैनल है। इसका जी। सबमर्सिबल पंप अंदर है जी और इसका मोटर कंट्रोलर है। जी और अब फिलहाल अभी इसका जो ठंडी बरसात में जो इसका यूसेज है जी 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 वो कम हो जाता है, क्योंकि जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जब पानी की, जी 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 तब वो मतलब जो क्लाउड्स होते हैं उसके वजह से इसका जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाता है। जी 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 जब ज़रूरत नहीं होती है तब इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देता है। सनलाइट भी, यूवी इंडेक्स भी बहुत अच्छा होता है। जी 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 इसकी थोड़ी सी दिक्कतें हैं ये। जी। बाकी हमारे लिए ये बहुत अच्छा रहा कि हम शुरुआती दिनों में 3 साल 4 साल जी जी जब जी हमारी बिजली भी नहीं थी तब हमने इससे काम चला लिया है। बिल्कुल, देखकर ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि आसपास तो क्योंकि लाइट का कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जैसे आप लोगों ने यहाँ पर ये पैनल लगाया तो उसका आपको बहुत फ़ायदा मिला होगा। तो इसमें कितने वाट का ये कितने हॉर्स पावर का आपने पंप लगाया था?
ये 2.5 किलोवाट का पंप है, मतलब लगभग 3 हॉर्स पावर का ही पंप है इसमें। जी जी, वो इससे चल जाता है इससे आराम से। चल जाता है। ये 3 किलोवाट का ये पैनल है, 3 हॉर्स पावर का पंप है। जी 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 मतलब 3 किलोवाट से थोड़ा सा कम का पंप है। जी जी। तो तो बाकी भी हमारे अप्लायंसेस चल जाते हैं। जी, जी, थोड़ी जी। दिक्कत हुई इसका सेटअप करने में, जैसे बैटरी नहीं मिला इसके लिए, इसके रेटिंग का जी जी। जो क्या बोलते हैं इन्वर्टर ढूंढना तो पड़ा। इन सब में आपको किसने मदद की? टेक्निकल मतलब गुरु जी से भी? गुरु जी हैं, मैं हूँ, ये हम ही सब ने किया है इसको टेक्निकली। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब आज के समय पे राम जी जैसे प्राय वेद का शब्द उनको ऐसा लगता है कि जहाँ आधुनिकता का कोई संबंध नहीं, लेकिन आपके इस आश्रम में आके बड़ा मन जो प्रसन्न हो रहा है, क्योंकि यहाँ वेद विज्ञान का जो आपका हेडिंग ही है, समन्वय अध्ययन, वो ऐसा लग ही रहा है। तो आप आगे चलकर हमें थोड़ा सा और हम आपको अपने ये नंदीशाला के प्रोजेक्ट का बताएंगे। जी 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 जी, चलिए चलिए। देखिए, नंदी प्रोजेक्ट का पहला तो गोबर गैस प्लांट है जी 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 जो हम इस एरिया में डालने का विचार कर रहे हैं, जो बड़ा होगा। जी जी। नंदी प्रोजेक्ट का मतलब नंदी क्या नंदी ने? प्रोजेक्ट में पहला ये है कि हम जो बैल हैं, अच्छा, बैल या सांड, जो मेल कैटल है, जी जी, जिसका भी जिसका प्राय उपयोग नहीं होता है, छोड़ देते हैं जी 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 लोग, जी उसका हम इस्तेमाल कर सकें। जी। खिला तो सकते ही हैं, पर खिलाने से ज़्यादा उसका यूटिलिटी भी हम ले सकें, जरूर उसका जी। इस्तेमाल भी कर सकें। जी। तो उनका खिलाने का उनको भी हर सहर्ष उनका अन्न उन्होंने कमाया, इसका उनका हर्ष होगा। जी 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 और उनको भी एक संरक्षण भी मिलेगा जी 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 मेल कैटल को। जी 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 जी। पहला तो हम पूरे गौशाला का यहाँ एक गोबर गैस प्लांट डालने वाले हैं, बड़ा वाला। अच्छा, ये साइट इस तरफ? इस तरफ जी 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 जो बड़ा होगा उससे भी बड़ा होगा, जो पिछले बार दिखाया था। जी जी जी, अभी हमने जो देखा। सारे हमारे आश्रम को संपूर्ण फ्यूल दे सके। जी जी जी। और आगे हम नंदी प्रोजेक्ट के बारे में और बताएंगे। हमारे पास कई सारे मेल कैटल्स हैं, हाँ। जिनका फिलहाल तो कोई इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी वो प्रोजेक्ट शुरू करना है हमें। जी 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 तो जी उसमें ऐसा है कि हम एक कैटल रन एक शाफ्ट रखेंगे, जी मैकेनिकल शाफ्ट, जी जिससे हम जैसे मैकेनिकली रन इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे चक्की हो गया आटा पीसने वाला, जी 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 और हलर हो गया, जी और गंडा सा मशीन बोलते हैं यहाँ, गायों को खुद का चारा काटने वाला मशीन हो गया, जी जी पंप हो गया, जैसे पानी हमको नदी, हमारे किनारे ही वरुणा नदी है यहाँ, जी वहाँ से हमको पानी खींचना, पानी हमको पंप करना है तो पंप हो गया। जी जी। ऐसे सारे चीज हम रन कर सके, या अल्टरनेटर ही हो गया जी जी। बिजली रन चलाने के अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी सीधा बना देगा? इलेक्ट्रिसिटी सीधा बना, वो एफिशिएंट नहीं होता है, फिर भी एक ऑप्शन है, जी वो जी भी बना सकते हैं हम। जी जी। Efficient नहीं होता, मैकेनिकल टू मैकेनिकल बिल्कुल लो लॉस में चलता है। जी जी जी। इलेक्ट्रिकल जितना ज़्यादा कन्वर्जन जहाँ रखेंगे वहाँ हमको लॉसेस बढ़ते जाएंगे, इसलिए कन्वर्जन नहीं करना सही है, पर वो एक ऑप्शन है हमारे पास अल्टरनेटर का भी। जी जी हम इसी जो ये वाड़ा है, हमारे सहाध्यायी ने आपको बताया होगा सुबह दूध देते समय का। जी जी, हाँ जी हाँ जी, हमें बात हुई थी हमारी रवि जी से। ये वाड़ा है वो। जी 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 इसी के अंदर यज्ञशाला भी होगा एक, जी, जहाँ जैसे सोम यज्ञ है, जी। सोम यज्ञ का एक विहार रखेंगे। हाँ हाँ हाँ। एक प्रैक्टिकल, मतलब कैसे करते हैं सोम यज्ञ, या जी। जो सोम यज्ञ से भी बड़े यज्ञ हैं, जैसे अश्वमेध भी होगा, कैसे करते हैं ये हमारे शिष्यों को पता चले, जी इसके लिए यहाँ एक विहार होगा। जी। इसके साथ साथ एक नंदीशाला होगी, जी 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 जिसमें बैल ऐसा गोल घूम सकें, एक शाफ्ट को घुमा सके वो। जी 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 और उसमें मैकेनिकली फिर हम डिजाइन करेंगे, अभी तो पूरा डिजाइन कंप्लीट नहीं हुआ है, जी, पर जी। करने का यहाँ सोच रहे हैं। उस विहार के साथ साथ ही वो नंदीशाला का भी हम चलाएं। जी 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 जी। तो ऐसा हम अपने दर्शकों से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि इस जो चलते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इस प्रोजेक्ट में आप लोग भी सभी जो हमारे दर्शक हैं वो भाग लें, जितने भी भक्तजन हैं वो आएँ आनंदवन में, और इस नंदी प्रोजेक्ट को, क्योंकि फ़िलहाल संकट में है नंदी, और आपका जो प्रोजेक्ट देखकर मुझे बड़ा प्रसन्नता हुई, और इनका सदुपयोग हो सके और आपको सहयोग भी मिल सके भक्तों का, ऐसा हम कामना कर रहे हैं। अपने दर्शकों से भी ये हमारा अनुरोध है। हाँ जी। और यही वो यहाँ ही बनाने का सोच रहे हैं। जी 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 जी। तो फिलहाल अभी यहाँ पर आपने गायें भी हैं और अपने गायें भी हैं, यही नंदी, बहुत सारे बछड़े भी हैं। जी जी, अलग अलग किस्म की गायें होंगी आपके पास? गाय हैं, देशी हैं प्राय है सभी। जी जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो राम जी, थोड़ा सा आप अपने बारे में भी हमें बताइए, क्योंकि अभी तक हमने जो भी पूछा आनंदवन के बारे में पूछा, लेकिन हमारे मन में बड़ी उत्सुकता हो रही है आपके बारे में जानने के लिए। हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि आपका किस प्रकार से वेद और विज्ञान जैसे समन्वय अध्ययन केंद्र है, तो आप कैसे समन्वित हैं दोनों में? थोड़ा बताइए अपने बारे में शुरू से। तो हमारे पिताजी ने
हमारे पिताजी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे पिताजी ने हमारे गुरुजी के पास ब्रह्मचर्य करने के लिए भेजा, जी क्योंकि बाल्य अवस्था में हमको कोई इतना बोध नहीं होता है कि क्या पढ़ें कैसे पढ़ें। जी तो हमारे पिताजी और हमारे गुरुजी DRDO में साइंटिस्ट थे। जी जी हमारे पिताजी तो अभी भी हैं, जी, पर जी। गुरुजी तो रिटायर हो गए हैं। जी वो दोस्त थे। जी, तो जी। हमारे पिताजी ने हमारे गुरुजी के यहाँ वेदाध्ययन के लिए हमको भेजा, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। जी 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 हमारे गुरुजी के यहाँ हम 10-12 साल से, अभी 15 साल भी 13 से 15 साल भी हो रहे हैं, जी 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 वेदाध्ययन किया। जी। वेदाध्ययन करने के बाद वेद को हम आजीविका का स्रोत ना बनाएं, जी क्योंकि वेद पुण्यार्थ होता है, उससे पुण्य कमाना चाहिए। जी और आजीविका के लिए, क्योंकि वेद को यदि आजीविका में लगा देंगे जी तो फिर उससे पुण्य नहीं कमा पाएंगे, पुण्य नहीं कमाएंगे तो परलोक का हमारा जो ध्येय है जी वो हमारा कैसे पूर्ण होगा। बहुत बढ़िया, तो बहुत वेद को बड़ा सुंदर आजीविका विचार, नहीं करना है, ये हमारे गुरुजी का परम मंत्र था। हम बहुत उनको बहुत सुंदर विचार। बहुत ये है, जी, जी। ये है कि हम वेद को आजीविका नहीं, हम अपने लिए पढ़ें, जी, जी, या जी। किसी मंदिर के लिए या किसी के लिए नहीं, हम अपने लिए पढ़ें। पहला हमारा तो पुण्य हम इकट्ठा कर लें, जी जी फिर जी बाद में किसी के लिए पढ़ेंगे। यदि हाँ। हमारे पास पर्याप्त पुण्य हो गया जी, जी, तो जी। हम, अब हमारे पास पर्याप्त पुण्य है ही नहीं, दूसरे के लिए पढ़ेंगे तो ये तो अनुचित हो जाएगा। जी जी फिर आजीविका के लिए क्या करें। जी। फिर हमारे गुरुजी ने कहा कि अभी इस समय जो लोक विख्यात जो सारे ट्रेड्स बोलते हैं, जैसे जी, जी, इलेक्ट्रॉनिक्स हो जी, गया, ये जी, हो जी। गया, हाँ जी, हाँ तो जिसका जहाँ जहाँ इंटरेस्ट जी। है वो उस फील्ड में करे, ऐसा जी। हमारे गुरुजी ने कहा। जी। तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले से काफ़ी रुचि थी। जी जी तो जी मैंने फिर NIS से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से हमने 10th दिया, बहुत डायरेक्ट 10th दिया। कोई हमारे गुरुजी तो DRDO में साइंटिस्ट थे ही। जी 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 उन्होंने हमको बचपन से ही सारा मैथ्स और साइंस और या बहुत अच्छा। इंग्लिश में हमको पढ़ाई करवा ही दिया है। जी 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 तो हमने 10th में डायरेक्ट एडमिशन लिया है, जी, जी, लिया था और हम पास हुए उससे। फिर डिप्लोमा की है, फिर इंजीनियरिंग की है, जैसा नॉर्मल कोर्स में होता है ऐसा की है। जी अभी इंजीनियरिंग मेरा कंप्लीट हो गया है, मेरे को जॉब भी आया था एक जी, जी। TCS में। जी जी हाँ जी पर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जॉब करना एकदम एक मतलब बहुत आपके अनुचित विचारों है मेरे लिए, आपके विचारों से नीचे का है। अनुचित है मेरे लिए। जी 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 क्योंकि मेरे पास और उच्च उद्देश्य है। मैं किसी जॉब सॉफ्टवेयर डिजाइन के बदले उससे भी अच्छा काम कर सकता हूँ। हाँ जी, हाँ। वेदाध्ययन करवा सकता हूँ बच्चों का, जी 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 या मैं खुद पढ़ सकता हूँ कुछ और, जी। या ऐसे नंदीशाला, ऐसे गौशाला, जी ऐसे कुछ सेल्फ सस्टेनेंस का जो विचार हैं उन पे भी मैं काम कर सकता हूँ। जी या आध्यात्म का विचार तो है ही, वो सबसे ऊंचा ही है। जी किसी जॉब से भी सबसे ऊंचा है, जी। सबसे बेटर जॉब है वो ऐसा। बहुत बढ़िया। क्योंकि जी जी हमको जो भी मिलता है, हम लोग ऐसे सोचते हैं कि हमको जो पैसा मिल रहा है या जो सुख मिल रहा है, जी। जो हम अभी कर रहे हैं उसके कारण मिल रहा है। जी फॉर एग्जाम्पल अभी हम जॉब कर रहे हैं, हमको 30,000 मिल रहा है, ऐसा लोग सोचते हैं। जी। पर मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होता है। जी। क्योंकि भाग्य बहुत बड़ा ये रोल होता है भाग्य का। जी जी हाँ जी क्योंकि हम कुछ भी करें, जी भाग्य के बिना हमारे वो इसमें हमारे को नहीं मिल सकता। जी जी यदि हमको भाग्य से हमको मिलना है, भाग्य में निश्चित है। जी हाँ जी तो हम जॉब जो भी करें उससे वो कोई रिलेशन नहीं है उसका। हाँ जी हाँ हमको यदि 30,000 मिलना है, हम जॉब करें या ना करें फिर भी मिलेगा। जी, पर जी। जॉब हमको कुछ तो कुछ करना ही है, कुछ करे बिना तो नहीं रह सकते। तो अच्छे से अच्छा जॉब करें जी। जिसका रिजल्ट अच्छे से अच्छा होगा। 30,000 क्यों, हमको करोड़ों मिले या हमको अच्छा सा पुण्य मिले या हमको कुछ और ही अच्छा मिले, जी हाँ। तो सबसे अच्छी चीज क्या है? जी। कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। जी जी आध्यात्म और वेदाध्ययन ये उससे भी अच्छी जॉब है, जी, जी। दैव जॉब है। ये हम किसी सरकार की जॉब या किसी कंपनी की जॉब नहीं, हम साक्षात देव के कार्य में लगने का सबसे अच्छा जॉब है। जी 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 इसलिए मैंने वो जॉब को छोड़ ही दिया है। जी 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 TCS का अभी मेरे पास ऑफर है, फिर भी मैं उसमें जाने का विचार छोड़ दिया है मैंने। जी 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 अभी मैं वेदाध्ययन वगैरह करवा रहा हूँ बच्चों का। जी जी तो राम जी, आपसे हमें बात करके बहुत अच्छा लगा और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपने जो सोचा है वो पूरा हो। और निश्चित बात है, ये वीडियो देखने के बाद बहुत लोग आपसे प्रश्न करना चाहेंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे और हम अपने उनका दर्शकों से हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। जी, जो जी, जी, जी। हमको सहायता भी करें। जैसे ये नंदीशाला है, जी 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 ये कोई डोनेशन के बिना होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सारा पैसा खर्चा होता है। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। तो हम अपने दर्शकों से यही गुजारिश करेंगे कि राम जी के इस जो इन्होंने इतना अच्छा प्रोजेक्ट लिया है उसमें सभी मिलकर आगे आएँ और उसको पूरे हृदय से सहयोग करें। हमारी मंगल कामना आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बात करने वाले हैं आनंद वन के पूर्व विद्यार्थी नारायण विनोद से।
तो आप देख रहे हैं ये यशस्वियामा में बिज़ी हैं, अश्वशाला में। तो बात करते हैं इनसे, देखते हैं हमसे बात करेंगे या नहीं करेंगे, बहुत बिज़ी लग रहे हैं। नमस्कार नारायण विनोद। नमस्कार नमस्कार। तो कैसे हैं आप? बढ़िया। तो हमें अभी हमारी बातचीत हुई जैसे यहाँ के संस्थापक मृगेंद्र विनोद जी से, तो उन्होंने आपके बारे में बताया, बहुत अच्छा लगे जानकर और बड़े उत्साहित हैं बात करने के लिए आपसे। बड़ी देर से आपको ढूंढ रहे थे आनंद वन में। तो ऐसा में जानकारी आपने यहाँ बड़ी छोटी उम्र में आपको अपने संस्कार हो गया था और आपने वेदों का बड़ा अच्छा अध्ययन किया महाराज जी के साथ, गुरु जी के साथ। तो थोड़ा बताएं आपका जीवन शुरुआत कैसे हुई, कैसे आप NIOS करके फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी तक पहुँचे, थोड़ा सफ़र कैसा रहा आपका, बताइए। दरअसल मैं गुरुजी का ही अपना पुत्र हूँ। जी जी जी। तो बचपन से ही इसी माहौल में पला बढ़ा और ग्रामीण इलाके में ही हम रहते थे। जी। तो बचपन में से ही सात्विक तरीके से मतलब जो होता है ना कि खिलौने भी हमारे एकदम सात्विक तरीके से थे। जी जी। जहाँ तक मुझे याद है। हाँ हाँ, तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उपनयन संस्कार भी मेरा 5 साल के उम्र में हो गया था जी। और तभी से मैं वेद पढ़ता हूँ। हमारे और 2 साथी हैं जी, आप शायद उनसे भी मिले होंगे। हाँ मैंने महाराज जी को बताया, हाँ रवि जी के बारे में, राम जी के बारे में, हम उनका भी इंटरव्यू लेने वाले हैं। जी जी। तो आप उनसे भी मिलेंगे। जी। तो हम लोगों ने साथ ही में वेद अध्ययन शुरू किया था। मैं 5 साल का था, हमारे एक साथी वो 8 साल के थे और एक साथी वो भी 5 साल के थे। जी। तो हम लोगों ने साथ में वेदाध्ययन शुरू किया। पहले हम वडोदरा के पास एक करनाली करके गांव है। जी जी जी। नर्मदा के किनारे है। जी जी। तो उधर रहते थे हम लोग और हमारे पास उधर भी एक गाय थी, एक घोड़ा था और अच्छी नदी किनारा था। जी। तो उसी माहौल में हम पले बढ़े। उसके बाद हम हिमालय में गए। जी जी। और उधर भी हमारा आस पास में ही नदी थी। जी जी जी। और उधर भी एक गाय रखी थी हमने। जी जी। और हिमालय में किस जगह है? नटीन करके एक जगह है, उत्तरकाशी के पास। उत्तरकाशी का, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो और उधर उसके बाद फिर हम लोग इधर काशी में आए। हाँ। और काशी में फिर हमने यहाँ एक भूखंड लिया। जी जी। और आनंदवन पहले तो चलता फिरता था, एक आइडियोलॉजिकल एक एंटिटी थी। हाँ हाँ। और हमने इधर उसको एक साकार करके साकार रूप दिया। जी जी। मतलब एक स्थान का एक ये दिया उसको कि चलो ठीक है ये है आनंदवन और इसको हम बनाएंगे कि जो जिस तरीके के गुरु जी के ऋषिकुल हुआ करते थे पहले। जी जी। जो कि आज के समय में जिनकी बहुत कमी है, जिनकी भारतवर्ष को पूरे बहुत जरूरत है, जी वो हमने प्रयत्न कर रहे हैं हम लोग कि उसको हम अचीव करें। जी। तो भारत भर से जो दिल्ली में टॉपर आते हैं, ऐसे कोई करोड़ीमल कॉलेज से, हिंदू कॉलेज से, तो कभी आपको उनके बीच में ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आप ना 10वीं तक तो आपने स्कूल का मुंह भी नहीं देखा, उसके बाद आप सीधे वहाँ गए, तो कभी आपको विश्वास में कमी कुछ ऐसा लगा? दोनों में अंतर थोड़ा बताइए आप। नहीं, दरअसल मैं सीधे नहीं गया जी। दरअसल मैंने पहले जैसे ही हम इधर आए उसके बाद फिर मेरा वेदाध्ययन 11-12 साल की उम्र में खत्म हो गया। तो समाप्त हो गया। उसके बाद मैंने सामवेद का थोड़ा अध्ययन किया तो 12-13 साल में। उसके बाद मैंने 10वीं दी NIOS से। जी जी। और 10वीं में मेरे ठीक ठाक नंबर आ गए। जी जी जी। इतने नंबर आ गए मेरे को कि मेरे को केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन मिल जाए। जी जी। साइंस स्ट्रीम से मैंने। जी हम जान रहे हैं आपका ठीक ठाक 90% के ऊपर हिंदी कॉलेज से किसी को नंबर कम में मिलता ही नहीं एडमिशन। जी जी जी। बहुत बढ़िया। तो 10वीं में तो मुझे 75% मार्क्स थे। अच्छा। तो मैंने केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लिया साइंस स्ट्रीम में। जी। पहले तो मैं इससे पहले कभी स्कूल गया नहीं था और उस माहौल में हम पैंट शर्ट पहन के उस यूनिफॉर्म में सबके साथ प्रेयर में जाना और उस तरीके से हमारा जीवन उस तरीके का नहीं था। जी। पर अच्छा लगा वो देख के, उनका भी डिसिप्लिन, उनका भी तौर तरीके देख के वो जान के काफ़ी अच्छा लगा। पर उसी के साथ में काफ़ी उनमें कमियां थी। तो जैसे कि होता ही है हर चीज़ में, कुछ कमियां होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो जिसे कहते हैं ना कि ब्रह्म एकमात्र है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। जी। तो पढ़ाई के इसमें तो मैंने 12वीं में 92.5% आए थे मेरे मार्क्स। बहुत बढ़िया। और उसके बाद फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। जी जी। जैसे कि आप पूछ रहे थे। जी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। जी। और तो फिर मैं उधर 12वीं में इतने अच्छे नंबर आ गए तो मेरा सपना था कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाऊं। बहुत सुना था दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। जी जी, और खास करके हिंदू कॉलेज और वो सेंट स्टीफेंस कॉलेज के बारे में। जी। तो भाग्य से मेरे को एडमिशन मिल गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में BA प्रोग्राम में। तो मैंने वहाँ जाके BA प्रोग्राम में एडमिशन लिया। जी। और मैंने साथ ही में UPSC के लिए कोचिंग भी ली 1 साल की। हमारे परिचित हैं, उन्हीं की कोचिंग थी तो मैं उधर चला जाता था पढ़ने के लिए। जी। और उसके बाद उधर का माहौल, मतलब पहले तो मैं 10वीं में इस माहौल से स्कूल में गया। जी।
तो स्कूल ने एक स्टेप की तरह ये एक्ट किया। उधर से फिर मैं कॉलेज, तो वो और एक स्टेप बढ़कर था जी। वहाँ पे पढ़ाने का तरीका, जो एक माइंडसेट होता है ना, जी। कि आप किस तरीके से देखते हैं अपने खुद के कल्चर को, जी। खास करके हिंदू कल्चर को, उनके रीति रिवाजों को। हाँ। तो मैंने ये देखा कि हालांकि इट इज द क्रीम, मतलब एक्चुअली क्रीम है भारत का जी 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 वो हिंदू कॉलेज और ये सब, पर जो हालत है उनकी मेंटल और जो साइको, ये क्या कहते हैं, बहुत ही दयनीय है। उनका माइंडसेट लेफ्टिस्ट लोगों ने उनको पूरा एक तरीके से हावी कर लिया है उनके ऊपर। हाँ, अपने आप को हीन समझते हैं। हाँ, अपने ही पूर्वजों को हीन समझने की जो एक उनमें जो डाल दिया गया है ना, कि आप ही के पूर्वज हीन थे जी। और हम जो अंग्रेज हैं वो अच्छे हैं। जी जी। तो जो अंग्रेज करते हैं वो अच्छा है। पहले अंग्रेजों ने इनको दबाया, अब अंग्रेज इनको ये सिखाते हैं कि सब इक्वालिटी है और रेशियल और ये सब, तो अब ये उसी के इसमें जाते हैं। जी जी। हालांकि इसमें कोई गलत बात नहीं है, पर ये जिस तरीके से उनके नचाने पे नाचते हैं ना, वो थोड़ा सा काफी बुरा लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब इतना टैलेंट होने के बावजूद आप किसी बड़े अच्छे विचार के आपके। इसमें। अच्छा नारायण जी, हमने जानकारी हमें जैसे, तो आपने एनसीसी के जरिए आप एक बार बाहर भी होकर आए और इस समय आप एपकैट सेलेक्टेड हैं और सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो ये वेद का विद्यार्थी कैसे डिफेंस की तरफ चला गया, थोड़ा ये बताएं उसको। एनसीसी में कैसे आप गए, कैसे आपने? हाँ, दरअसल ऐसा है कि बचपन से मुझे फौज का बहुत शौक था। जी जी, तो बहुत बढ़िया। फाइटिंग एंड ऑल दैट ना। जी जी। तो बहुत इंस्पायर्ड था मैं कि मैं बड़ा होकर फौज में जाऊंगा। जी। तो परिवार वालों ने मना किया कि एनडीए में मत जाओ, एक बार तुम कॉलेज वगैरह देख लो और थोड़े बड़े हो जाओ, उसके बाद चले जाना फौज में। जी जी। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एनसीसी ले लेते हैं जी। तो एनसीसी भी आधी फौज कहते हैं लोग। हाँ, तो एनसीसी में नेवल विंग था हमारे कॉलेज में, हिंदू कॉलेज में। जी। तो मैंने नेवल विंग लिया। पहला साल तो मेरा काफी वो एडॉप्ट करने में चला गया, पूरा दिल्ली एडॉप्ट करने में, मेट्रो सिटी है तो पहला साल तो उधर ही चला गया। दूसरे साल में एनसीसी में कैंप्स होते हैं। जी जी। तो मैं पहला कैंप में गया, नौसैनिक कैंप में जी। मैं सिलेक्ट भी हो गया और बेस्ट कैडेट का इसमें कंपटीशन में मैं गया था। बधाई हो, तो बधाई हो। कारवार में हमारा कंपटीशन होता है जी। तो उसमें मेरे को ऑल इंडिया में सिल्वर मेडल मिला बेस्ट कैडेट में, और फायरिंग में भी सिल्वर मेडल था, और बोट पुलिंग, नाव खींचने का एक ये होते हैं कंपटीशन, उसमें ब्रॉन्ज मेडल था। तो वो टीम इवेंट है, उसमें मैं कैप्टन था। तो इस सब से मतलब काफ़ी अच्छा लगा। और उसके बाद जो बेस्ट कैडेट होते हैं उनको भारतीय नौसेना के जहाज़ों पे फॉरेन भेजा जाता है जी। तो उसमें मैं सिलेक्ट हुआ था। तो मैं मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, सेशल्स गए थे हम लोग। मोजाम्बिक में हमने एक रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया था। साइक्लोन इडाई करके एक साइक्लोन था जिसने मोजाम्बिक में काफ़ी तबाही मचाई थी। जी। तो उस साइक्लोन में हमने काफ़ी मदद की, तो अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। बहुत बढ़िया। नारायण जी, हम आपसे अश्व सेवा के बारे में भी जानना चाहते हैं। आपने आनंद वन में अश्व सेवा क्यों रखा है, यहाँ पर क्या इसका मकसद है? सिर्फ घुड़सवारी मकसद है या कुछ और भी इसका मकसद है? बताइए थोड़ा सा इसके बारे में। दरअसल वेदों में अश्व का बहुत महत्व है जी। और वेदों कोई भी यज्ञ ऐसा नहीं है जिसमें अश्व का एक बार जिक्र ना आया हो जी। खास करके जो अश्वमेध है, राजसूय है जी। और काफ़ी फेमस है अश्वमेध, तो जैसे दशाश्वमेध घाट है काशी में ही, इसका नाम है अश्वमेध से ही रखा गया है। और पहले राजाओं में इट वाज अ स्टेटस सिंबल जी। जिस राजा ने अश्वमेध किया हुआ है उसमें उसका महान वर्चस्व था। तो अश्व का वेदों में बहुत महत्व है और इसीलिए हमने अपने आनंद वन में एक अश्व रखा हुआ है जी। इसकी सेवा करते हैं। और अश्व को वेदों में प्रजापति का रूप माना गया है। प्रजापति की सेवा करना मतलब आप समझते हैं, प्रजापति तो प्रजापति है, प्रजापालक। अश्व का रूप में रहते हैं जी। तो उसकी सेवा करते हैं हम लोग जी। और अश्वमेध एक यज्ञ है जो कि कहा जाता है कि उच्च कोटि का यज्ञ है जी। यज्ञों में भी काफी स्तर होते हैं। तो राजा सबसे बड़ा यज्ञ होता है अश्वमेध जी। तो हाँ, ये तो भारत सरकार की किताबों में हमने पढ़ा है। भारत के सबसे जो बड़े यज्ञ माने जाते थे वो अश्वमेध यज्ञ, राजसूय, वाजपेयी यज्ञ। तो बहुत अच्छा। तो इसमें आप घुड़सवारी आप करते हैं, यहाँ के छोटे बालक भी करते हैं क्या? मतलब घुड़सवारी कैसे आपने सिखाया, कौन सिखाने वाला था यहाँ पर, थोड़ा बताइए यहाँ पर। दरअसल ऐसा है कि हमारे पास बचपन से ही एक घोड़ा था। बचपन में भी एक घोड़ा था, हम जब वहाँ करनाली। हाँ, आपने बताया था करनाली जी। तो वहाँ पे एक घोड़ी थी हमारे पास जी। तो हम जो हमारे जो बैच के हैं जी, और राम जी और रवि जी तो हमको घोड़ा पहले से चलाना आता था जी। तो यहाँ पे हमने घोड़ा लाया, बहुत ही सीधा घोड़ा, आप देख सकते हैं। ऐसा कोई घोड़ा नहीं होता जिसके इतने पास आदमी इतनी देर खड़े और वो कुछ करे ना जी। तो बहुत ही सादा घोड़ा है, सीधा घोड़ा है, एकदम शांत स्वभाव का। तो हमारे यहाँ सभी एकदम छोटी बच्ची है हमारे पास,
वो उसके लेकर सब बड़े तक, जी। बूढ़ों तक सब, हर कोई सवारी करता है इसकी। जी जी जी, बहुत यही है कि थोड़ा दौड़ाना वगैरह का थोड़ा सा एक रहता है, जी, जी। चाम रहता है। घोड़ी की 3 तरीके की चाल होती है बेसिकली, जी जी 4 होती है वैसे। जी। एक वॉक हो गया, जी उसके बाद ये ट्रॉट करते हैं, जी और उसके बाद ये गैलप, ये सॉरी कैंटर होता है, जी और आखिरी ये होती है गैलप। जी, तो जी। गैलप जनरली पशु नहीं कर पाते हैं सवार बैठाकर, और क्योंकि उसमें बहुत बड़ा मैदान लगता है वो स्पीड कवर करने के लिए। जी जी जी, और कैंटर, ट्रॉट और वॉक, जी। जनरली ये 3 है जो ये चलाते हैं ये घोड़ा। बड़ी शांति से खड़ा है आपका घोड़ा। हमने तो जितना पढ़ा है घोड़ों के बारे में, एक बड़े अड़ियल, एक IMM का एक घोड़ा पेपर में बड़ा आया था पानीपत घोड़े के बारे में, और आपने तो उसको एकदम गऊ की तरह बना दिया, एकदम शांत स्वभाव। और बड़ा अच्छा आपसे लगा बात करके नारायण जी। और मेरी खुद की कामना है कि हमारे जो पुत्र हैं वो भी आश्रम में यहाँ हो, और आपको देखकर बड़ा बल बढ़ता है। आपको बहुत बहुत बधाई है, आप CDS में सेलेक्ट हो, एपकेट में आप ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं। आप भारत सरकार को भी सेवाएं दें, आप जैसे लोगों की बड़ी कमी है, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो इस समय हम आनंद वन में हैं और शास्त्रीय संगीत चल रहा है। ये आनंद वन के ही ये विद्यार्थी कह सकते हैं आप इनको, जो समय समय पर यहाँ आते रहते हैं, हरिप्रिया, जिनको शास्त्रीय संगीत में बहुत अच्छी पकड़ है इनकी। साथ में इनके माता श्री बैठे हैं यहाँ, और इस समय वीणा पर बहुत ही अच्छा राग बजाते हुए, नमस्कार, तो बड़ा अच्छा इनका संगीत में, इनका बहुत अच्छी रुचि है इनकी। आनंद से इनका संबंध बाल्यकाल से ही रहा है। बाकी हम इनसे एक छोटा सा इंटरव्यू भी लेंगे, इनकी माताश्री से भी बात करेंगे। अभी इनको व्यस्त हैं, इनसे बात बाद में करेंगे, राग पूरा होने के बाद। इनको बीच में डिस्टर्ब नहीं करते हैं, बजाने देते हैं। आप लोग ना आनंद लीजिए इस शास्त्रीय संगीत का। नमस्कार हरिप्रिया। नमस्कार। तो बहुत अच्छा आपने संगीत बजाया, शास्त्रीय संगीत। तो थोड़ा सा हमारे मन में तो हज़ारों प्रश्न हैं, और हम बहुत लंबे समय से आनंद वन की रिकॉर्डिंग में हैं, और कई व्यक्तियों की हमने बातचीत की, बहुत अच्छा लगा। और अभी आपसे बात करके हमारा भी हृदय के तार तार बज उठे। बड़ा अच्छा आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। आप संगीत का आपको रुचि कैसे रहा, महाराज जी से कब से जुड़े, आनंद से कब से जुड़े, सब शुरुआत से बताइए आप। हम महाराज जी से बाल्यकाल से जुड़े हैं। बहुत अच्छा। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा जी। हमने गीता भी उनसे 6 अध्याय गीता उनसे अच्छा, सीखे। बहुत बढ़िया। और उनसे रोज हम सत्संग करते हैं, हमको बहुत आनंद मिलता है उनके साथ। तो आप स्थायी रूप से यहाँ रहते हैं या बीच में आप समय निकाल कर आते हैं? मतलब अभी तो बीच में समय निकाल कर आना पड़ा, अभी तो अवसर मिला। जी जी जी। हाँ, ये लॉकडाउन के समय आपको लंबा समय मिला। लंबा समय मिला। बहुत बढ़िया। और ये हमारा भाग्य है कि सौभाग्य है, बहुत बढ़िया। सौभाग्य है कि हम उनसे
इतना वक्त बिता सकते रहे हैं। जी 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 जी। तो आपके परिवार में तो पूरा आनंदवन का जैसा माहौल होगा, आनंदमय माहौल होगा, जिसे मुझे इतनी जानकारी मुझे मिली। आपके भाई जो हैं परिवार में, जो आपके भाई हैं वो भी आनंदवन के ही वेद पाठी रहे हैं। श्री राम जी से हमारी बातचीत हुई और हमारी बातचीत रवि जी से हुई, तो वो भी आपके भाई ही हैं। हाँ, भाई हैं। अपनी शिक्षा के बारे में बताइए, आपने खुद क्या शिक्षा ली है? महाराज जी से नहीं, आपने इसके अलावा खुद की शिक्षा पढ़ाई में आपने क्या किया है? हाँ, मैं मतलब मेरा 10th अभी हुआ है और मैं इंटर कर रही हूँ BPC NIS ओपन स्कूलिंग के। अच्छा, मेडिकल से। हाँ, जी 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 जी। तो अभी मैं मतलब वो क्लासेस हो रहा है। जी जी जी। तो ये सुरों का ज्ञान आप मतलब इतनी कम उम्र में इतना अच्छा ज्ञान, आपको ये सब महाराज जी का आशीर्वाद ही आपके ऊपर। तो आपको हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। हाँ, ठीक है, हम थोड़ी देर में बात करेंगे इनकी माताश्री से। धन्यवाद। हम अब बात करने वाले हैं अम्मा जी से, जो इस समय आनंदवन में हमें सौभाग्य मिला इनके हाथ से भोजन का। तो बात करेंगे, बीच बीच में आते रहते हैं। बाकी यहाँ व्यवस्था करने के लिए माता जी भी हैं और अम्मा भी हैं। तो अम्मा जी बात करते हैं आनंद का बारे में, क्या ये जानते हैं। अम्मा जी नमस्कार। ओ अम्मा जी, आपका महाराज जी के साथ कब से जुड़ाव रहा, आपका क्या अनुभव रहा, आप बताइए अपने शब्दों में। महाराज जी से हमारा परिचय 26 साल का है जी। 26 वर्ष 26 वर्ष से है। हाँ हाँ हाँ। और हमारे जो पति हैं जी वो DRDO में साइंटिस्ट हैं जी। वो तब दिल्ली में काम करते थे। जी महाराज जी से तब वहीं परिचय हुआ, जी। क्योंकि महाराज जी भी DRDO के साइंटिस्ट रहे हैं। जी 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 और उनसे परिचय तब से है हमारा। जी। हमारा परिचय तो 26 साल से है, लेकिन हमारे पति का परिचय उससे भी पुराना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे विवाह के बाद ही हमारे गुरुजी से हमारा परिचय हुआ। जी। और हमारे उनके ही आशीर्वाद से जी हमारा विवाह भी हुआ। जी जी जी। और हमारे 7 बच्चे हैं। जी जी जी। वो भी महाराज जी की कृपा से ही हैं। बहुत बढ़िया। गुरुजी की कृपा से। जी। और मेरे 3 लड़के हैं जी। और 4 लड़कियां हैं। बहुत बढ़िया। जो जी। तीनों लड़के हैं वेदाध्ययन करते हैं महाराज जी के पास। ओह। 2 लड़के जो बड़े हैं जी। वो उनका वेदाध्ययन भी हो चुका है और फॉर्मल स्टडीज भी उनकी हो चुकी है, ओह। मॉडर्न स्टडी भी। बहुत बढ़िया। जो बड़ा लड़का है वो B.Tech किया हुआ है ओह। और उसको टाटा कंपनी में मिली है नौकरी। जी जी जी। और दूसरा जो है वो मेडिकल में करता है, जी जी। आयुर्वेद। जी। और तीसरा जो भी अभी छोटा है 9th पढ़ रहा है, जी, वो जी। महाराज जी के पास ही कर रहा है। जी, ये जी। जो तीनों हैं जी। वो NIS से द्वारा उन्होंने एग्जाम्स किए जी जी। महाराज जी के पास रह के, और महाराज जी के साथ वेदाध्ययन और जी। प्लस फॉर्मल स्टडीज जी। दोनों महाराज जी ने करवाया उनको। तो अम्मा, आपको कभी ऐसा भय नहीं हुआ कि बच्चे इस प्रकार से, जिन्होंने कभी मतलब 8th 9th में वो स्कूल नहीं गए, फिर सीधा 10th में पेपर करना, तो आपको कभी ऐसा भय नहीं हुआ कि इनको आगे दिक्कत हो सकती है? तो ऐसा इतना विश्वास कैसे आया आपको महाराज जी के? बिल्कुल भी कभी भय नहीं लगा। वो महाराज जी की कृपा है। और महाराज जी इतने ज्ञानी हैं, वो कुछ भी विषय वो ऐसे अनर्गल कह सकते हैं उनके पास, मतलब अनगिनतो। हाँ, वो तो विद्या की घनी है वो। जी जी। उनके पास जो भी है वो उन्होंने बच्चे को देने का प्रयास किया। और हमारे बच्चे, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारे बच्चे जो स्कूल जाते हैं जी, उन बच्चों से भी बहुत बढ़िया उनकी नॉलेज है। जी जी। मुझे जानकारी में ऐसा आया अम्मा कि यहाँ पर जो हम अगर दिखा सके, हमारे कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि, हालांकि काफ़ी दूर का शॉट है वो, कि यहाँ गौशाला जो है वो आपके पुत्र जो हैं उन्होंने मिलके गौशाला की सारी वेल्डिंग और संपन्न किया, जो एक प्रोफेशनल आदमी के लिए भी बड़ा कठिन जान पड़ता है। यही महाराज जी की कृपा है। जी जी। और बच्चों को वो ऐसा करना चाहते हैं कि बच्चे कहीं पे भी हों वो आराम से अपना जीवन यापन कर सके। जी। वो इतना, मतलब कुकिंग हो या कोई भी, जैसे अश्व पालन हो, अश्वारोहण हो, जो भी हो, इंडिपेंडेंट वो अपना काम कर सके, ऐसा वो तैयार करते हैं। जी जी। जो मतलब कहीं पे भी आपको ऐसा संपूर्ण ज्ञान जी जो कहते हैं, और इसी का है ये, और महाराज जी से ही मिल सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो महाराज जी के साथ आपने कहाँ कहाँ की यात्राएं की और क्या क्या सीखा उन यात्राओं में, उसका थोड़ा अनुभव बताइए। हमने साउथ की यात्राएं की। जी जी। हमने तो उनके साथ पद यात्रा की। तो आप खुद भी विशाखापट्टनम से हैं?
हम विशाखापट्टनम से हैं। वैजाग से। हाँ, हम विशाखापट्टनम से हैं जी। हम महाराज जी के साथ रहने के लिए आते रहते हैं यहाँ पे। जी जी। एक्चुअल में हम आनंदवन पार्ट ऑफ द फैमिली हैं हम। जी 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 जी। तो हमारी भी यहाँ पे कुछ संपत्ति हमने महाराज जी के लिए ही, महाराज जी के साथ जीवन यापन करने के लिए ही हमने यहाँ पे ली थी, बहुत उनसे सत्संग होने के लिए। जी जी। और हम जीवन भर उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं। जी जी। इसलिए हमारे बच्चों को भी हम उन्हीं के साथ जोड़ के रखना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा ज्ञान जो यहाँ उनके साथ मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता है। जी जी जी। और वो कहीं पे भी जाके आराम से रह सकते हैं इसके बाद। जी जी जी। ऐसा हमारा विचार है। आपका तो थोड़ा यात्रा का आप अनुभव बताना चाह रहे थे हाँ, महाराज जी बिल्कुल। के साथ, वो बताइए थोड़ा सा हमें। हमने उनके साथ नर्मदा परिक्रमा किया। अरे वाह। हाँ, जी। और बहुत बढ़िया अनुभव था उनके साथ। जैसे नर्मदा के किनारे किनारे चलना। और वो 3 महीने का यात्रा, 3 महीने की यात्रा है। अच्छा। जो बच्चे उनके साथ, हाँ। मेरे तो बहुत छोटे भी बच्चे थे। जी जी जी। हमारे सारे बच्चों को लेकर के हम गए, और जी। कभी हमें ऐसा लगा भी नहीं कि कोई तकलीफ हमने कभी महसूस नहीं की उनके साथ। जी। क्योंकि इतना ज्ञान बांटते हैं, इतना ज्ञान बांटते हैं कि चारों ओर प्रकृति का जो हर विषय उनसे सीखा जा सकता है। जी जी। तो बहुत आनंद आया था उनके साथ। हमने ऐसे 4 धाम भी यात्रा भी की। जी जी। और केवल ऐसा यात्रा मतलब गाड़ियों से चलकर ना होते हुए पद यात्रा भी वहाँ पे। जी जी जी। हाँ, हर चीज का उन्होंने हमारे ज्ञान, क्योंकि उनके पहले वो जो पद यात्रा करके उन्होंने जो अनुभव पाया था जी। वो सब उन्होंने हमको बांटा, जी हमारे जी। बच्चों को बांटा। जी जी। तो हमें बहुत आनंद आया उनके साथ रह करके। और मैं चाहती भी हूँ हमारे बच्चे और भी बच्चे उनसे जुड़े, और भी लोग उनसे जुड़े, क्योंकि इतना ज्ञान जो है वो सबको बांटे। जी जी। ऐसा मैं चाहती हूँ। जी। और हमें तो बहुत आनंद आता है यहाँ पे रह करके। अच्छा अम्मा, जैसे आप वहाँ विशाखापट्टनम में रहते हैं और भी परिवार आप लोगों के पड़ोस में रहते हैं, तो आजकल जन सामान्य की जो विचारधारा है, बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाएं, तो आपको कभी शुरुआत में ऐसा लगा क्या कि गलत रास्ते पर चल पड़े हम, या ऐसा कुछ भय? क्योंकि आदमी दूसरों के प्रभाव में थोड़ा बहुत तो आता ही है, तो कभी इसका भय आपको कभी नहीं हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। वो महाराज जी की कृपा ऐसी रही कि हमारे ऊपर हमको कभी ऐसा संशय ही नहीं हुआ कि हमारे बच्चे कुछ गलत या क्या उनको, जैसे ये पैसों के विषय में या ऐश्वर्य के विषय में हमें कभी कुछ ऐसा लगा। ये जो ऐश्वर्य वो जो दे रहे हैं हमें जी। इससे बढ़कर तो मुझे कुछ और ऐश्वर्य लगता नहीं है। जी जी। ज्ञान का जो ऐश्वर्य है जी। वो रहे तो सरस्वती हो तो लक्ष्मी अपने आप आ जाती है, ऐसा कहावत भी है। बहुत 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 तो अच्छा। सरस्वती तो यहाँ पे एकदम, यहाँ का पहाड़ है, वो घनी है यहाँ पे। जी जी। तो हमारे अभी जानकारी में आया जैसे कि यहाँ के एक पूर्व घनपाठी हैं श्रीनिवास जी, उनका संबंध भी शायद आपके साथ है, तो उनके बारे में थोड़ा बताएं। कौन? हाँ, वो तो गुरु महाराज जी का सबसे पहला शिष्य रहा है वो। जी जी। और वो इतना महाराज जी के साथ बचपन से जुड़ा है। जब वो 6-7 साल का था, जी जी जी। तब से वो महाराज जी के साथ ही रहा है। जी। वो अभी बहुत बड़ा घनापाटी है, श्रोती है। जी जी। जो काशी के बड़े बड़े जो वेद पाठी जो हैं उनके साथ उनका नाम आजकल उनका आता है। हाँ। इतने बड़े वो सब जो है जी। वो महाराज जी की कृपा से ही हुआ है। जी जी। महाराज जी के साथ रहने के कारण ही हुआ है। जी नहीं जी। तो हम कहाँ आंध्रा के विशाखापट्टनम से हैं। जी जी जी। और ऐसा महाराज जी से परिचय होना और उनका जो ज्ञान है हमको बांटना, और ये सब तो ऐसा लगता है जैसे ईश्वर का बहुत बड़ा उपकार है हमारे ऊपर। जी जी अम्मा, आपका अम्मा जो स्वभाव देखकर हमें बड़ा अच्छा लगा, और हमें बहुत अच्छा, मतलब हमें खुद ऐसा लग रहा है कि, और ये निश्चित बात है कि ये वीडियो जब हज़ारों लाखों लोग देखेंगे तो उनके मन में भी इस शिक्षा को लेकर जो थोड़ा सा भय है वो दूर होगा, और वेद और विज्ञान का जो समन्वय अध्ययन चल रहा है साथ में, वो जब सभी लोगों के सामने आएगा। क्योंकि अभी तो लोगों को सिर्फ ये लगता है कि वेद एक कर्मकांड की पुस्तक है सिर्फ, और उसका आधुनिक जीवन से कोई संबंध नहीं है। लेकिन जैसे आपने अभी बताया कि आपके बच्चे वेद पढ़ने के बाद विज्ञान के भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, और मेडिकल में गुड़िया भी मेडिकल की तैयारी में है, और आपका छोटा बेटा भी रवि मेडिकल की इसमें है, तो बड़ा अच्छा लगता है कि वेद भी पढ़े हैं, विज्ञान भी पढ़े हैं। और अम्मा, हमें जानकारी और भी मिली कि आपके बड़े बेटे का विवाह महाराज जी की उससे आगे से तय हुआ है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और अभी कहने के लिए तो बहुत है, बहुत कहना चाहते हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण हम ज़्यादा नहीं कह पाएंगे, और कभी फिर मिलेंगे आपसे। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। इस समय हम आनंदवन में मौजूद हैं, और विद्यार्थी युद्धाभ्यास या कहें इसको घुड़सवारी और बाण का अभ्यास करते हुए घोड़े पर मौजूद है। इस समय
नारायण ब्रह्मचारी, और आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी कई ब्रह्मचारी मौजूद हैं। सभी को घुड़सवारी का अभ्यास करते हैं ये। और ये देख रहे हैं आप इसमें ये बाण चलाते हुए घोड़े के ऊपर से, इस सारी कलाओं में पारंगत बच्चे। ये देखिए बाण का इन्होंने अभी प्रहार किया और चलते घोड़े से ये बाण निकालते हुए, बाण छोड़ते हुए बहुत हमारे कैमरामैन इसको दिखाने में असमर्थ हैं। घोड़े की गति इतनी तेज है कि वायु से बातें करते हुए